ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। टैलेंट अवेकनिंग, ड्रैकोनिक ओवरलॉर्ड ऑफ द एपोकैलिप्स, अध्याय 101 बैठक। इस बीच मेगासिटी में वापस आकर यूतो और लेडी एको एक लंबे, मंद रोशनी वाले गलियारे से साथ साथ चले। उनके कदमों की आवाज़ दीवारों से धीरे धीरे गूंज रही थी, अन्यथा शांत जगह में एकमात्र शोर। लेडी एको के बाल धीरे धीरे हिल रहे थे जब वह चल रही थी, तो उसके गिल्ड यूनिफॉर्म पर कपड़े की हल्की सरसराहट यूतो के जूतों की स्थिर आवाज़ के साथ एक नर्म प्रतिरूप जोड़ रही थी। यूतो शांति से चल रहा था, उसकी आंखें सीधे आगे की ओर केंद्रित थीं। लेडी एको, हमेशा की तरह सुंदर, उसकी गति से मेल खाती थी। उसके चेहरे पर शांत भाव के साथ, कोई नहीं जानता कि उसके दिमाग में सवालों का एक समुंदर उमड़ रहा था। जब वे अंतहीन गलियारे से आगे बढ़ते रहे तो लेडी एको ने आखिरकार चुप्पी तोड़ी। उसकी आवाज़ नर्म थी लेकिन उसमें जिज्ञासा का स्पर्श था। मास्टर यूतो, क्या आपको पता है कि यूनियन ब्रांच डायरेक्टर ने हमें इस मीटिंग के लिए क्यों बुलाया है? ये बहुत अचानक लगता है। यूतो ने अपनी नज़र आगे की ओर घुमाने से पहले उसे कुछ देर तक देखा। उसके सवाल पर विचार करते हुए उसकी भौं थोड़ी सिकुड़ गई। मुझे संदेह है, ये हाल ही में हो रही बेतरतीब सीरियल हत्याओं से संबंधित होना चाहिए। पैटर्न, आवृत्ति, इसमें कुछ और भी है। निर्देशक द्वारा हमें बुलाए जाने का मतलब है कि मामला बढ़ गया है, संभवतः उस बिंदु तक जहां हमारी भागीदारी आवश्यक है। और आप सही कह रहे हैं, निश्चित रूप से केवल हम ही आमंत्रित नहीं हैं। लेडी एको ने सोच समझकर सिर हिलाया, उसकी भौं थोड़ी सिकुड़ गई। अगर ऐसा है तो स्थिति वाकई भयानक होनी चाहिए। हत्याएं कम से कम कहने के लिए परेशान करने वाली रही हैं। यूतो की अभिव्यक्ति कठोर हो गई, एक अजीब सा परिचयात्मक स्पर्श के साथ। वे परेशान करने वाली से भी ज्यादा हैं, एको। वे जानबूझकर, सोच समझकर की गई हैं। जो भी उनके पीछे है उसका एक खास उद्देश्य है और इससे पहले कि और जाने चली जाएं, उसे उजागर करना हमारे ऊपर है। मौजूदा परिदृश्य को देखते हुए उनके शब्द सामान्य लग रहे थे, लेकिन एको को लगा कि इसमें और भी कुछ है। फिर भी उसने ज्यादा कुछ न कहने का फैसला किया और बस इतना ही कहा, हाँ आप सही कह रहे हैं मास्टर। थोड़ी देर चलने के बाद वे आखिरकार एक बड़े काले दरवाजे से गुजरे जिस पर जटिल नक्काशी थी, जो पहले से ही खुला हुआ था। उनका इंतजार एक बड़े हॉल में था, एक विशाल जगह जिसमें कोई खिड़कियां नहीं थीं, जो हवा में तैरती नीली होलोग्राफिक स्क्रीन से ही रोशन थी। साथ ही शहर की एक विशाल होलोग्राफिक प्रतिकृति भी थी। कमरे के बीच में एक विशाल काली मेज जगह पर छाई हुई थी, जो सीढ़ियों के एक सेट से ऊपर उठी हुई थी, जिसके चारों ओर कई काली कुर्सियां रखी हुई थीं। आपको इतना समय क्यों लगा, बूढ़े आदमी? ये बिल्कुल भी आपकी आदत नहीं है कि आप हम सभी को इस तरह से इंतजार करवाएं। एक महिला की आवाज़ बड़े हॉल में गूंजी, जो कुछ हद तक चिड़ी हुई लग रही थी। यूतो ने अपना सिर स्रोत की ओर घुमाया और उसकी नज़र आन्या पर पड़ी, जो कि बरसकर गिल्ड मास्टर थी। उसने अपनी बाहें मोड़ ली थीं और अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर झुक गई थी। उसके चेहरे पर अधीरता साफ दिखाई दे रही थी। मेज के चारों ओर गिल्ड के अन्य प्रतिनिधि थे, जो शाखा निदेशक एथेल के अनुरोध पर एकत्र हुए थे। अब नौजवान, क्या तुम्हें अपने बड़ों का सम्मान करना नहीं सिखाया गया? तुम्हारे शिष्टाचार कहाँ हैं? यूतो ने चंचल स्वर में कहा। जैसे ही वह उपलब्ध सीटों में से एक के पास पहुंचा, उसे पीछे खींच लिया और बैठ गया। मुझे खुशी है कि तुम आ पाए, सर यूतो। हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, एथेल की आवाज़ गूंज उठी। वह मेज के सबसे दूर के छोर पर खड़ा था, उसके पीछे एक विशाल नीली होलोग्राफिक स्क्रीन दिखाई दे रही थी। उसने अपना सिर झुकाया, बूढ़े और बुद्धिमान यूतो के प्रति सम्मान दिखाते हुए। धन्यवाद, एथेल, तुम उठ सकती हो। यहाँ के कम से कम एक युवा में कुछ शिष्टाचार बचा है, यूतो ने अन्य गिल्ड प्रतिनिधियों, विशेष रूप से आन्या को गौर से देखते हुए कहा। उफ, अभिवादन बहुत हो गया। चलो इसे खत्म करते हैं। धमाका! आन्या ने अपने हाथों को मेज पर पटक दिया, उंगलियां मुट्ठियों में बंध गईं, क्रोध उसके शरीर से एक स्पष्ट लाल आभा में निकल रहा था। क्या तुम जानती हो कि जब तुमने हम सभी को बंजर भूमि पर जाने से ठीक पहले यहाँ इकट्ठा होने के लिए कहा था, तो मैं कितनी निराश हुई थी? मैं इस साल जीतने की योजना बना रही थी, जैसा कि मैं हमेशा करती हूँ। लेकिन अगर तुम इस व्यर्थ की बकवास को जारी रखोगी तो अन्य गिल्डों को उम्मीद होने लगेगी, उसने कहा। उसका स्वर तीखा और खतरनाक था, क्योंकि वह एथेल को घूर रही थी। शांत हो जाओ, मिस आन्या। ये कार्यक्रम अभी कम से कम 4 दिन और चलेगा, इतनी जल्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बैठक ज़्यादा से ज़्यादा 50 मिनट तक चलेगी, एथेल ने कहा। आन्या को शांत करना चाहती थी, इससे पहले कि वह बात को आगे बढ़ाए। जब भी तुम इस तरह की बातें करती हो तो तुम ऐसा दिखाती हो कि हम में से बाकी लोगों के पास कोई मौका ही नहीं है, चेंग ने भी गुस्से के साथ कहा। आन्या अपनी सीट पर वापस आकर बैठ गई और उसने पूछा, ओह प्लीज़, क्या तुम्हें लगता है कि इस साल कुछ अलग होगा? प्लीज़, अभी आपस में बहस करने का समय नहीं है। हमारे पास संबोधित करने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है।
एथेल की आवाज़ तेज हो गई, इस बार और भी तीखी, जिससे दोनों चुप हो गए। चटका, चेंग ने झुंझलाहट के साथ आह भरी और फिर दोनों चुप हो गए। एथेल ने कमरे का निरीक्षण किया, ये सुनिश्चित करते हुए कि तनाव कम हो गया है, फिर आगे बढ़ गया। उसकी नज़र विशाल काली मेज के चारों ओर बैठे गिल्ड प्रतिनिधियों में से प्रत्येक पर टिकी हुई थी। हालांकि माहौल शांत था, लेकिन उनके बीच प्रतिद्वंद्विता अभी भी मौजूद थी। यूतो अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गया, उसकी चांदी की आंखें होलोग्राफिक स्क्रीन से नीली रोशनी को प्रतिबिंबित कर रही थीं। वह चुप रहा, एथेल के मुद्दे पर आने का इंतजार कर रहा था। यूनियन ब्रांच डायरेक्टर ने अपना गला साफ किया और कहा, इतने कम समय में आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मुझे पता है कि समय बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर जब वेस्टलैंड डिस्प्ले इवेंट चल रहा हो। हालांकि इस मामले पर हमें तुरंत ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसा कि आप में से कुछ लोग जानते होंगे, हाल ही में मेगासिटी में कई क्रूर हत्याएं हुई हैं। ये हत्याएं बिना किसी स्पष्ट कारण या मकसद के, या कम से कम आज तक, हिंसा के यादृच्छिक कृत्य प्रतीत होते हैं। टेबल के ऊपर एक होलोग्राफिक छवि दिखाई देती है, जिसमें कई लाल बिंदुओं से चिन्हित मेगासिटी का नक्शा दिखाया गया है। इनमें से प्रत्येक बिंदु एक हत्या के स्थान को चिन्हित करता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, पैटर्न यादृच्छिक से कुछ भी नहीं है। पीड़ितों को वास्तव में यादृच्छिक रूप से चुना गया है, लेकिन हत्याओं को कौशल के स्तर के साथ अंजाम दिया गया है, जो उच्च स्तर की योजना का सुझाव देता है। आपका उपहार मेरी रचना के लिए प्रेरणा है, मुझे और प्रेरणा दें। अध्याय 102, बैठक भाग 2। एथेल आगे की ओर झुका, जैसे ही उसकी नज़र गिल्ड प्रतिनिधियों के चेहरों पर पड़ी। हमारे शुरुआती निष्कर्षों से पता चलता है कि इन हत्याओं के पीछे अपराधी कोई इंसान नहीं है। हमारा मानना है कि यह एक बेहद बुद्धिमान राक्षस है। आन्या जोर से हंस पड़ी, उसके कंधे हिल रहे थे और उसके हाथ मेज पर थपथपा रहे थे। एक राक्षस, सच में, यह एक मजाक है न? जैसे ही उसने एथेल के गंभीर भाव को देखा, उसकी हंसी धीरे धीरे कम हो गई। वह पीछे झुक गई, उसकी मुस्कान फीकी पड़ गई। क्या तुम गंभीर हो? एथेल ने सिर हिलाया। हमारा विश्लेषण इस सिद्धांत का समर्थन करता है। हत्याओं की कुशलता और दक्षता, शवों की स्थिति, साथ ही किसी भी निगरानी फुटेज से हत्यारे की पूरी तरह से अनुपस्थिति, एक गैर मानव इकाई की ओर इशारा करती है। एरिक्स आगे की ओर झुका, उसकी भौहें सोच में सिकुड़ गईं। क्या तुमने फुटेज का फ्रेम दर फ्रेम विश्लेषण किया है? शायद राक्षस की एक झलक हो, यहाँ तक कि एक धुंधली आकृति भी। एथेल ने धीरे से अपना सिर हिलाया, उसकी आंखें सिकुड़ गईं। हमने हर फ्रेम की कई बार जांच की है। कुछ नहीं, ऐसा लगता है जैसे राक्षस हवा में गायब हो गया है। वह रुका, अपनी निगाहें थोड़ी नीचे की और फिर ऊपर देखा, उसका भाव गंभीर होता जा रहा था। इससे भी अजीब बात यह है कि पीड़ितों का एकाकीपन है। जब हमला हुआ तो उनमें से ज्यादातर अकेले थे। ऐसा लगता है जैसे राक्षस कहीं से भी प्रकट हो गया हो। रेड फीनिक्स गिल्ड के शाखा प्रमुख ऑडेन ने अपने जबड़े के नीचे एक विचारशील हाथ रखा, उसकी दूसरी उंगलियां मेज पर हल्के से ढोल बजा रही थीं। एक राक्षस जो अपनी इच्छा से प्रकट और गायब हो सकता है, ऐसा कभी नहीं सुना गया। मैं अनगिनत कालकोठरी और समाजशोधन में रहा हूं, और मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा। एथेल ने सहमति में सिर हिलाया, अपनी सीट पर हिलते हुए। यही वह बात है जो इस मामले को इतना पेचीदा बनाती है। यह एक बिल्कुल नए प्रकार का खतरा है। चेंग आगे झुका, अपनी बाहों को अपनी छाती पर रखकर। तो तुम हमसे क्या चाहते हो एथेल? हम योद्धा हैं, जासूस नहीं। उसने अपनी बाहें खोली और एथेल की ओर इशारा किया। अगर तुम चाहते हो कि हम इस राक्षस का शिकार करें, तो बस इतना कह दो। आन्या मुस्कुराई, उसकी उंगलियां मेज पर टैप कर रही थीं और वह अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गई। अगर यह मीटिंग इसी बारे में है, तो तुम मुझे भी शामिल कर सकते हो। बंजर भूमि में प्रतिस्पर्धा को कुचलने से पहले मैं वार्म अप करने के लिए एक असली लड़ाई की जरूरत महसूस कर सकती हूँ। एथेल ने उन्हें चुप कराने के लिए हाथ उठाया, उसकी नज़र तेज थी। राक्षस का शिकार करना आम समाधान होता, लेकिन मैंने जो देखा है, उससे लगता है कि सिर्फ उससे छुटकारा पाना स्थायी समाधान नहीं हो सकता। बोलते समय वह थोड़ा आगे बढ़ा। स्थिति उससे कहीं ज्यादा जटिल है। हमारा मानना है कि ये हत्याएं एक बड़ी योजना का हिस्सा हैं। एक पैटर्न है जो बताता है कि वे किसी तरह का अनुष्ठान या जादू कर रहे हैं। हत्याएं सिर्फ जान लेने के बारे में नहीं हैं, वे शक्ति इकट्ठा करने के बारे में हैं। हमें जवाब पाने के लिए उसे पकड़ना और उससे सवाल करना पड़ सकता है। युतो की आंखें सिकुड़ गईं, उसका रुख सख्त हो गया। आपने किसी अनुष्ठान का उल्लेख किया है? क्या आप सुझाव दे रहे हैं कि कोई व्यक्ति या कोई चीज़ इन हत्याओं का उपयोग किसी जादू या किसी अन्य प्रकार के काले जादू को बढ़ावा देने के लिए कर रही है? एथेल ने रुककर समूह की ओर देखा। हाँ, उसने जवाब दिया, उसकी आवाज़ गंभीर थी। क्षत विक्षत होने के अलावा प्रत्येक शव बहुत तेजी से सड़ रहा था। सीसीटीवी फुटेज से गायब होने का समय और जब वे पाए गए तो सड़ने की दर बहुत ज़्यादा है। ये सुझाव देता है कि वे अपनी जीवन ऊर्जा से रहित हो गए थे। एथेल ने दोनों हाथ टेबल पर रखे, थोड़ा आगे की ओर झुकी।
मुझे लगता है कि ये हत्याएं किसी बड़े खतरे से जुड़ी हैं। पीड़ितों के गहन विश्लेषण के बाद हमने उनके सूखे शरीर से निकलने वाली एक अजीब ऊर्जा की पहचान की। यह एक अज्ञात ऊर्जा है जिसे पारंपरिक तरीकों से नहीं पहचाना जा सकता। एथेल के शब्दों का वजन अंदर तक उतरते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। यूतो आगे की ओर झुका, उसकी आंखें एकाग्रता में सिकुड़ गईं और उसने अपनी कोहनी टेबल पर टिका दी। एक अज्ञात ऊर्जा की पहचान, ये दिलचस्प है। आन्या मुस्कुराई, उसने अपना सिर थोड़ा झुकाया और उसके शब्दों पर विचार किया। वास्तव में किस तरह का राक्षस एक अज्ञात ऊर्जा हस्ताक्षर को पीछे छोड़ सकता है? निश्चित रूप से एक मजबूत हस्ताक्षर। एथेल की अभिव्यक्ति और अधिक तीव्र हो गई। यही वह है जिसे हमें पता लगाने की आवश्यकता है, और मुझे विश्वास है कि आप पांच ही इसे संभालने के लिए पर्याप्त मजबूत हैं। हमें और हत्याओं को रोकने की जरूरत है, साथ ही यह भी पता लगाना है कि क्या हमें और भी कुछ चिंता करने की जरूरत है। चेंग अपनी कुर्सी पर झुक गया, हाथ हिलाते हुए। एक भी राक्षस जिसे हराने के लिए गिल्ड प्रतिनिधियों को एक साथ आना पड़े। बहुत कम संभावना है। मुझे आप लोगों के बारे में नहीं पता, लेकिन मैं व्यस्त हूं। हम अपनी कुलीन टीमों को इसे संभालने दे सकते हैं। एथेल की नज़र सख्त हो गई और वह सीधा हो गया। मैं आप सभी से सक्रिय रूप से इसकी तलाश करने के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं बस इतना कह रहा हूं कि अगर आपके क्षेत्र में कोई हत्या होती है तो व्यक्तिगत रूप से जुटने पर विचार करें। उसने आगे बढ़ने से पहले अपनी नज़र प्रत्येक प्रतिनिधि पर टिकाए रखी। मुझे यकीन है कि आप में से कोई एक ही हमारे साथ काम कर रहा है, बिना गलती से मारे जाने के। यूतो, जो शांति से सब कुछ का आकलन कर रहा था, ने आखिरकार चुप्पी तोड़ी, अपनी कुर्सी पर थोड़ा पीछे झुक गया। अगर यह एक अनुष्ठान है जैसा कि आप सुझाव देते हैं, तो जो कोई भी या जो कुछ भी इसके पीछे है, वह सिर्फ यादृच्छिक व्यक्तियों को निशाना नहीं बना रहा है। इस भव्य योजना में प्रत्येक पीड़ित का कुछ महत्व, कुछ उद्देश्य अवश्य होना चाहिए। क्या आपको पीड़ितों के बीच कोई समानता मिली है? एथेल ने फिर से धीरे धीरे चलते हुए सिर हिलाया। अभी तक नहीं, लेकिन हमारा मानना है कि पीड़ितों को कुछ अज्ञात मानदंडों के आधार पर चुना गया था। उनकी मृत्यु उत्प्रेरक के रूप में काम कर रही है, जो इस अनुष्ठान को पूरा करने के लिए ईंधन का काम कर रही है। उन्होंने अनुमान लगाया, लेकिन वे इससे अधिक गलत नहीं हो सकते थे। ऑडेन, जो अब तक चुप था, थोड़ा आगे झुका, उसकी उंगलियां आपस में जुड़ी हुई थीं। तो मुझे ये स्पष्ट करने दें, हमें इस राक्षस को पकड़ना है और पूछताछ के लिए लाना है। वास्तव में, एथेल ने सिर हिलाकर पुष्टि की, उसकी आंखें ऑडेन पर टिकी हुई थीं। एरिक्स अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गया, उसकी उंगलियां मेज पर टैप कर रही थीं और उसकी निगाहें विचारों में ऊपर की ओर चली गईं। तो हम एक बुद्धिमान राक्षस से निपट रहे हैं, जो सभी प्रकार की निगरानी से बचने में सक्षम है और एक ऐसा अनुष्ठान कर रहा है जो शक्ति प्राप्त करने के लिए मानव जीवन का उपयोग करता है। क्या हमारे पास इस बात का कोई सुराग है कि यह जीव कहाँ छिपा हो सकता है? एथेल की अभिव्यक्ति थोड़ी गहरी हो गई क्योंकि उसने अपनी बाहें पार कर लीं। सबसे परेशान करने वाला पहलू शवों से ऊर्जा हस्ताक्षर है। ये हत्याओं के बाद तेजी से नष्ट हो जाता है, जिससे जीव का पता लगाना लगभग असंभव हो जाता है। आन्या की अधीरता भड़क उठी, उसकी मुट्ठियां थोड़ी सी भींच गईं। तो फिर हम व्यवहारिक रूप से अंधे हैं। मैं लड़ने के लिए तैयार हूं, लेकिन यह एक मृत अंत की तरह लगता है। यूतो ने उसे एक स्थिर नज़र से शांत किया, उसकी आवाज़ भी शांत थी। हमें इसे व्यवस्थित रूप से करना चाहिए, आन्या। अंधाधुंध तरीके से भागना एक घातक गलती हो सकती है। ऑडेन ने सिर हिलाया, उसकी नज़र सहमति में यूतो की ओर मुड़ गई। बूढ़े यूतो सही कह रहे हैं। हमें और जानकारी चाहिए, लेकिन समय हमारे खिलाफ है। इस अनुष्ठान को पूरा होने से पहले ही रोक दिया जाना चाहिए। एथेल ने अपनी बाहें खोलते हुए टेबल की ओर इशारा करते हुए कहा। मैंने यह नहीं कहा कि हम पूरी तरह से आशाहीन हैं। हमने पहले से ही शक्तिशाली ऊर्जा संकेतों का पता लगाने के लिए उपकरण विकसित किए हैं, जैसे कि प्राणी उत्सर्जित करता है। मेरे कहने का मतलब ये था कि एक बार पता लगने के बाद आपको तुरंत आगे बढ़ना होगा या ये फिर से गायब हो सकता है। इसके साथ ही टेबल के कुछ हिस्से ऊपर उठे, जिसमें अजीब नीले रंग के उपकरण दिखाई दिए। एथेल ने उनकी ओर इशारा किया। ये हमने आपके गिल्ड को जो भेजा है, उसके लघु संस्करण हैं। अगर प्राणी 50 मीटर के भीतर आता है तो वे आपको तुरंत सचेत कर देंगे। उन्हें हमेशा अपने पास रखें, निश्चित रूप से अगले कुछ दिनों में ये सब हमारे पीछे रह जाएगा। अध्याय 103, मकसद के पीछे का कारण। बैठक समाप्त हो गई और गिल्ड के प्रतिनिधि यूनियन बिल्डिंग से चले गए, जहां उन्होंने गहन चर्चा की थी। यूतो और एको विशाल यूनियन बिल्डिंग से बाहर निकले। देर शाम के सूरज की मंद रोशनी पत्थर के फर्श पर लंबी छाया डाल रही थी। एको अपने हाथों को अपने सामने मोड़कर यूतो की तरफ देखा, उसकी जिज्ञासा सतह पर उभर आई। मास्टर यूतो, क्या आप इस राक्षस की खोज में सक्रिय रूप से भाग लेने की योजना बना रहे हैं? यूतो शांति से चला, उसके हाथ उसकी पीठ के पीछे बंधे हुए थे। वह गहरी सोच में डूबा हुआ था। जब उसने आगे देखा तो उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान फैल गई।
एथेल इस प्राणी को बहुत ज्यादा आंक रही है। हत्याओं को अंजाम देने में इसने जो बुद्धिमत्ता दिखाई, उससे पता चलता है कि यह अपनी सीमाओं से भली भांति परिचित है। अगर यह वास्तव में हमारे जैसे गिल्ड मास्टर्स के लिए खतरा होता, तो ये छाया में छिपकर एक एक करके शिकार नहीं करता। नहीं, यह अपनी हरकतों में ज्यादा सीधा होता। एको ने उसके शब्दों को समझते हुए सिर हिलाया। तुम्हारे अनुमान हमेशा की तरह ही बुद्धिमानी भरे हैं, लेकिन ये जानते हुए भी क्या तुम अभी भी इसे खोजने और पकड़ने की योजना बना रहे हो? यूतो की मुस्कान चौड़ी हो गई, उसकी आंखों में मनोरंजन की चमक आ गई। जैसे ही उसने अपना सिर थोड़ा झुकाया, उसकी ओर देखा। नहीं, उसने कहा, उसकी आवाज में शरारत भरी हुई थी। मैं इसे एलिस्टर के लिए एक छोटे से बोनस के रूप में छोड़ने जा रहा हूं जब वह वापस आएगा। एको ने आह भरी, उसके कंधे थोड़े झुक गए। उसे भी यही उम्मीद थी, लेकिन ये सुनकर उसके भीतर फिर भी कई तरह की भावनाएं जाग उठीं। मुझे आश्चर्य क्यों नहीं हो रहा, उसने खुद से कहा और फिर एक जिज्ञासु भाव से उसकी ओर देखा। अगर मैं पूछूं, मास्टर, आप एलिस्टर को इतना ज्यादा क्यों पसंद करते हैं? अब समय आ गया है कि मुझे जवाब मिल जाए। यूतो ने अपनी गति धीमी कर दी, उसके चेहरे पर विचारमग्न भाव आ गया क्योंकि वह उसके सवाल पर विचार कर रहा था। वह चलना बंद कर दिया, उसकी नज़र दूर एक बिंदु पर टिकी हुई थी, जैसे कि वह कुछ ऐसा देख रहा हो जिसे केवल वही समझ सकता हो। यूतो ने धीरे से ठहाका लगाया, उनकी धीमी चाल के साथ ही यह आवाज़ गूंज उठी। एको, अब तक तुम्हें मुझे जान जाना चाहिए था, उसने चंचल स्वर में कहा। मुझे हमेशा प्रतिभाओं को बढ़ते देखना अच्छा लगता है। जब तक मैं जी रहा हूं, तुम सराहना करते हो। ये निश्चित रूप से ऐसा नहीं है, एको ने उसे बीच में टोका। उसका हाथ अपने चश्मे को ठीक करने के लिए ऊपर आया। उसने अपनी नज़र स्थिर रखी, उसे वह पुराना बहाना पूरा करने से मना कर दिया जो उसने पहले कई बार सुना था। यूतो ने पलकें झपकाईं, कुछ पल के लिए चौंक गया। क्या? वह हकलाया, उसका संयम थोड़ा कम हुआ जब वह उसकी ओर देखने के लिए मुड़ा, उसकी भौहें ऊपर उठीं। आइको ने उसकी नज़रों से नज़रें मिलाईं, उसका भाव दृढ़ था लेकिन बहुत गंभीर नहीं था। कृपया मेरे साथ ज्यादा ईमानदार रहें। मैंने ये लाइन इतनी बार सुनी है कि अब यह व्यावहारिक रूप से क्लिच हो गई है। क्लिच, यूटो ने उसके शब्दों से स्तब्ध होकर दोहराया। यूटो की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, जैसे कि वह अपने अगले शब्दों पर ध्यान से विचार कर रहा हो। मैं बस हमारे गिल्ड में एक नया शक्तिशाली सदस्य चाहता था, बस इतना ही, उसने एक सहज स्वर में कहा। इसमें इतनी बुराई क्या है? ये भी गलत है, आइको ने सहजता से जवाब दिया, एक बार फिर अपने चश्मे को ठीक किया। वह शांत दिख रही थी, लेकिन उसकी आंखों में एक तीव्र चमक थी। यूटो का शांत व्यवहार टूटने लगा और उसकी आवाज में झुंझलाहट का एक स्पर्श आ गया। और तुम इतने निश्चित कैसे हो सकते हो? तुम मेरे मन को नहीं पढ़ सकते या? पिताजी, आइको की आवाज ने उसकी बढ़ती आवाज को काट दिया, शांत और कोमल लेकिन थोड़ी कमजोरी के साथ, जिसने उसे रुकने पर मजबूर कर दिया। क्या ये वाकई कुछ ऐसा है जो तुम मुझे नहीं बता सकती? क्या मैं अभी जानने के लिए तैयार नहीं हूं? मुझे लगा कि तुमने मुझे पहले ही सिखा दिया है कि परिवार के बीच कोई रहस्य नहीं होना चाहिए। उसके शब्दों ने यूतो को चौंका दिया और जैसे ही वह डूबते सूरज को देखने के लिए मुड़ा, उसकी अभिव्यक्ति नर्म हो गई। नारंगी और गुलाबी रंग के जीवंत रंग उसकी चांदी जैसी आंखों में झलक रहे थे। जैसे ही उसने एक लंबी सांस छोड़ी। हाँ, वास्तव में मैंने तुम्हें ये सिखाया था, उसने लगभग अपने आप से ही बड़बड़ाते हुए कहा। लेकिन ये बहुत पहले की बात है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इसे याद रखोगे। आइको के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। आप मुझे कम मानते हैं पिताजी। आप ही एकमात्र व्यक्ति हैं जिनकी मैं प्रशंसा करता हूँ। आपके शब्द मेरे लिए सोने के समान हैं, इसलिए मैं उन्हें हमेशा संजोकर रखता हूँ। यूतो ने फिर से आह भरी, गर्व और त्याग के भाव से अपना सिर हिलाया। लगता है कि एक अद्भुत पिता होने के अपने नुकसान भी हैं, उसने चिढ़ाने वाले लहजे में कहा। मुझे यकीन है कि मेरे प्रति तुम्हारा जुनून ही है जिसकी वजह से तुम्हारा अभी तक कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। तुम हमेशा मेरे पीछे पीछे घूमती रहती हो। आइको के गाल लाल हो गए और वह हकलाते हुए बोली, ये बात नहीं है। यूतो ने उसे शरारती मुस्कान दी, उसकी आंखें खुशी से चमक रही थीं। मैं बस मजाक कर रहा हूँ, उसने उसे आश्वस्त किया। मुझे पता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम परवाह करती हो और मैं इसकी सराहना करता हूँ। लेकिन तुम्हें थोड़ा जीने की कोशिश भी करनी चाहिए। मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, 100 साल में भी नहीं। आइको मुस्कुराई, सिर हिलाते ही उसकी शर्म फीकी पड़ गई। मुझे पता है पिताजी, लेकिन किसी को तो आप पर नजर रखनी ही होगी, है न? यूतो ने ठहाका लगाया, उसके शब्दों से उसका दिल खुश हो गया। मुझे लगता है, उसने सहमति जताते हुए उसके कंधे को हल्के से थपथपाया। जैसे ही वे चलते रहे, सूरज क्षितिज पर नीचे की ओर डूब रहा था, उनके चारों ओर की दुनिया पर एक सुनहरी चमक बिखेर रहा था। यूतो ने एक गहरी सांस ली, फिर एक आह भरी। तो तुम जानना चाहते हो कि मैं एलिस्टर को क्यों पसंद करती हूँ, है न? हाँ, आइको ने जवाब दिया, उसकी आंखें जिज्ञासा से उस पर टिकी हुई थीं। यूतो ने आसमान की ओर देखा और देखा कि दूर से धीरे धीरे तारे दिखाई देने लगे।
ये समझाना मुश्किल हो सकता है, उसने कहा। उसकी उंगलियां उसकी ठुड्डी पर हल्के से टैप कर रही थीं। आइको की नज़र स्थिर रही। तुम चाहे जो भी कोशिश करो, मैं निश्चित रूप से समझ जाऊंगी। युतो के होंठ एक नर्म मुस्कान में बदल गए। मैं तुम्हें थोड़ा बता दूंगी, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम लड़के को अलग नज़रिए से देखना शुरू करो। बाकी सब कुछ समय बाद पता चल जाएगा। एको ने आह भरी, उसके कंधे थोड़े ढीले पड़ गए। तुम्हारे पास अपने कारण होने चाहिए। मैं समझती हूँ। तो तुम मुझे क्या बता सकती हो? युतो ने सिर हिलाया, उसकी अभिव्यक्ति और भी गंभीर हो गई। सबसे पहले, तुम कह सकती हो कि वह मेरा रिश्तेदार है। एको की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। क्या? कैसे? युतो ने हाथ उठाया, उसे शांत किया। जरूरी नहीं कि खून से, बस एक संबंध हो। एको की भौहें सिकुड़ गईं। क्या इसीलिए तुम उसे इतना पसंद करती हो? युतो ने एक सौम्य मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। बिल्कुल नहीं। एको की जिज्ञासा और भी गहरी हो गई। तो फिर क्यों? युतो ने हार मान ली और उसकी नज़र अंधेरे आसमान में टिमटिमाते तारों पर चली गई। एको, तुम्हें पता है कि एक बच्चे के लिए किसी एकेडमी में जाकर प्रशिक्षण लेना कितना ज़रूरी है, ताकि उसके अंदर एक शक्तिशाली प्रतिभा को जगाने का ज़्यादा मौका मिल सके? एको ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन इसका एलिस्टर से क्या संबंध है? युतो की आंखें नर्म पड़ गईं जब उसने उसकी ओर देखा। लड़के में निस्संदेह क्षमता है। वह होशियार है, जो चाहता है उसे पाने के लिए कड़ी मेहनत करता है। उसकी आत्मा सुनहरी है, न तो बहुत भोली है और न ही बहुत ठंडी, बस दोनों के बीच एक अच्छा संतुलन है। लेकिन अगर उसे भविष्य में सामना करने वाली चीज़ों के लिए तैयार रहना है, जो बोझ वह उठाएगा, तो उसे अभी बहुत सी चीज़ों का अनुभव करना होगा। एक कठिन भविष्य उसका इंतजार कर रहा है, इतना तीव्र कि अगर वह तब तैयार नहीं हुआ तो वह दबाव में कुचला जा सकता है। एको ने ध्यान से सुना, उसके शब्दों को आत्मसात किया। तो तुम उसका पक्ष इसलिए लेते हो क्योंकि तुम चाहते हो कि वह आने वाली चीज़ों के लिए तैयार रहे? युतो ने सिर हिलाया, उसका स्वर थोड़ा गंभीर हो गया। हाँ, यह इसका एक हिस्सा है। एको की जिज्ञासा और बढ़ गई। उसके रास्ते में क्या आने वाला है? युतो की आंखों में शरारत भरी चमक थी। तुम्हें बाद में पता चलेगा, उसने चंचलता से कहा, जिससे एको के चेहरे पर कुछ देर के लिए झुंझलाहट की भावना आ गई। एको के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। मुझे लगता है कि मुझे तब धैर्य रखना होगा। युतो ने उसके कंधे को धीरे से थपथपाया। धैर्य एक गुण है, एको। और कभी कभी सबसे अच्छी चीजें उन लोगों को मिलती हैं जो इंतजार करते हैं। युतो अचानक रुक गया। ओह, एलिस्टर की बात करते हुए, मुझे कुछ चाहिए जो तुम्हें मेरे लिए जल्दी से संभालना है। अध्याय 104, परिणाम की उल्टी गिनती। वापस बंजर भूमि में एलिस्टर की नज़र कुछ देर के लिए सिस्टम नोटिफिकेशन पर गई, फिर वापस कैडा पर। वह एक पल के लिए रुका, उसके शब्दों को समझने के बाद सिर हिलाया। तुम सही हो। एक अच्छी छापा मारने वाली टीम को संतुलन की जरूरत होती है, और इसमें एक कुशल चिकित्सक भी शामिल होता है। कैडा मुस्कुराए, उसके चेहरे पर थकावट और संतुष्टि का भाव था। मुझे खुशी है कि तुम समझ गए। अब चलो अंदर चले जाते हैं, इससे पहले कि कोई और हमारे पीछे आने का फैसला करे। जब वे खड़े किए गए किले के पास पहुंचे तो दूसरे लोग पहले से ही वहां बस रहे थे, अपने गियर को सुरक्षित कर रहे थे और आराम करने के लिए जगह ढूंढ रहे थे। संरचना, हालांकि इसे जल्दबाजी में बनाया गया था, ये बंजर भूमि के कठोर वातावरण से सुरक्षा का एक अच्छा रूप था। रेन प्रवेश द्वार के पास खड़ा था, समूह को अंतिम निर्देश दे रहा था। याद रखें, सतर्क रहें। हमने इस क्षेत्र को साफ कर दिया होगा, लेकिन बंजर भूमि अप्रत्याशित है। मैं पहली पहरेदारी करूंगा। हिरोशी ने सिर हिलाया और एक दीवार के सहारे बैठ गया। मैं दूसरा ले लूंगा। जब समय हो तो मुझे जगा देना। राजोग्रिन ने अपना बड़ा हथौड़ा दीवार के सहारे टिकाया और आराम करने के लिए तैयार होकर लेट गया। मैं तीसरी पारी को कवर करूंगा। बस ये सुनिश्चित कर लो कि तुम नॉकआउट होने से पहले मोशन सेंसर अलार्म सही जगह पर हो। रेन ने सिर हिलाया। ठीक है। वह एलिस्टर और कैडा की ओर मुड़ा जब वे पास आए। तुम दोनों थोड़ा आराम करो, तुमने इसे अर्जित किया है। एलिस्टर ने कैडा की ओर देखा, जो इस प्रस्ताव से राहत महसूस कर रही थी। धन्यवाद, रेन, हम इस पर विचार करेंगे। कैडा ने कमरे के बीच में एक जगह ढूंढी जहां जमीन थोड़ी नरम थी। वह अपनी तलवार को बगल में रखकर बैठ गई। एलिस्टर पास में बैठ गया, अभी भी गहरी सोच में डूबा हुआ था। मैं दैनिक खोज के बारे में पूरी तरह से भूल गया। मैं इसके बारे में क्या करने जा रहा हूँ? एलिस्टर ने सिस्टम के टाइमर की उल्टी गिनती को देखते हुए सोचा। खिलाड़ी को सूचना, दैनिक खोज पूरी करने के लिए 4 घंटे 26 मिनट 26 सेकंड बचे हैं। मैं इसे पूरा करने के लिए बाहर नहीं जा सकता क्योंकि तब मैं सूट में लगे कैम के जरिए बंजर भूमि में अकेले राक्षसों को मारते हुए देखा जा सकता था। भले ही मेरे पास कैम न हो, फिर भी एक मौका है कि रेन मुझे इस समय बाहर जाने की अनुमति नहीं देगा, और अगर मैं उन्हें बताए बिना दरार से निकल गया, तो अगर वे मुझे ढूंढना शुरू कर देते हैं तो ये टीम को धीमा कर सकता है।
इसके अलावा एलिस्टर ने अपना दाहिना हाथ अपने चेहरे पर उठाया, उसे थोड़ा कांपते हुए देखा। मैं अभी भी थका हुआ हूँ, इसलिए मुझे नहीं लगता कि मैं खोज पूरी कर पाऊंगा, भले ही मुझे मौका मिले। एलिस्टर पूरी तरह से थक गया था। बुरे सपने आने के बाद से उसे नींद नहीं आई थी और कल की सारी गतिविधियां उसे और भी बदतर बना रही थीं। उसने अपना हाथ वापस फर्श पर गिरा दिया और एक आह भरते हुए अपने विचारों में पुकारा, ड्रैगन खोज, दैनिक खोज के दंड में प्रश्न चिन्हों का क्या अर्थ है? ध्यान दें, दंड अनुभाग में प्रश्न चिन्हों का अर्थ है कि दैनिक खोज में विफल होने की सजा खोज की परिमाण और जिन परिस्थितियों में इसे विफल किया गया था उसके आधार पर उतार चढ़ाव हो सकती है। एलिस्टर के विचार दैनिक खोज में विफल होने की सजा के बारे में सोचते हुए दौड़ पड़े। अगर ऐसा है तो शायद सजा उतनी बुरी नहीं होगी जितनी मैं सोच रहा हूँ। उम्मीद है कि ऐसा नहीं होगा। एक आह भरते हुए उसने चुपचाप सिस्टम को आदेश दिया, मेरी स्थिति विंडो प्रदर्शित करें। एक पल में सिस्टम ने उसका अनुपालन किया, उसके सामने एक पारदर्शी स्क्रीन पेश की। खिलाड़ी एलिस्टर हेजनवर्थ, स्तर 25 XP 3160/3600। क्लास ट्योवलॉर्ड सम्राट, जागृत प्रतिभा SSS। आंकड़े HP 357/1050 34/100%। MP 190 1639 लगभग समाप्त। शारीरिक रूप से थका हुआ। ताकत 406। चपलता 441। बुद्धि 221। धीरज 306। भाग्य 200। जोड़ संबंध शक्ति 100। मन पुनर्जनन 15 MP मिनट। उपलब्ध स्टेट पॉइंट 0। शीर्षक एनी। कौशल ड्रैकोनिक रेज लल 2A रैंक। ब्लड मैनिपुलेशन लल 2D जोड़ रैंक। ब्लड हीलिंग लल 2D जोड़ रैंक। कैमोफ्लेज लल 1C रैंक। ड्रैकोनिक हंगर लल 2A रैंक। सम्मन की सूची ड्रेक सिंडल वॉन अपकिस वार्ड A रैंक। सैंडस्टॉर्म ड्रैगून टेरा वॉन आर्ची वार्ड B रैंक। लाइटिंग ड्रैगन नाइट डार्वेन वॉन वेलोर वार्ड A जोड़ रैंक। वर्तमान खोज एक अधिपति का वचन, अधिपति का सबसे तीखा नुकीला दांत। अंतिम स्टैंड 1/10। वे अब कहाँ हैं? 130। एक अधिपति के पंजे 50%। एलिस्टर की आंखों ने सूचीबद्ध विभिन्न सांख्यिकी, कौशल और विशेषताओं को स्कैन किया। इससे पहले कि वह जानकारी को पूरी तरह से समझ पाता, एक तेज खर्राटों ने उसका ध्यान भंग कर दिया। एलिस्टर ने बगल की ओर देखा और देखा कि रेजोग्रिन पास में फैला हुआ था, उसकी बड़ी छाती हर गरजने वाले खर्राटों के साथ ऊपर नीचे हो रही थी। एलिस्टर ने एक आह भरी, अपना सिर थोड़ा हिलाया। वह बहुत जोर से चिल्ला रहा है। तारांकन, उसने सोचा। उसके दिमाग में थोड़ी झुंझलाहट आ गई। अपना ध्यान वापस अपनी स्थिति विंडो पर ले जाते हुए एलिस्टर ने करीब से देखा। उसकी नज़र अपने अनुभव बिंदुओं और हाल ही में प्राप्त किए गए स्तरों पर टिकी हुई थी। सिंडर वास्तव में पहले ही आ गया था। उसने अपने स्तर में पर्याप्त वृद्धि को देखते हुए सोचा, उसने जितने भी राक्षसों को मारा, उसने वास्तव में मेरी मदद की। खुशी है कि कप्तान रेन ने मुझे राक्षसों पर अकेले हमला करने की अनुमति दी। एलिस्टर की थकावट क्षण भर के लिए गायब हो गई क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वह कितना मजबूत हो गया है। फिर भी उसकी वर्तमान स्थिति का भार अभी भी उस पर दबा हुआ था और उसकी आंखें सिस्टम के टाइमर पर वापस चली गईं। एलिस्टर की आंखें कुछ देर के लिए टाइमर पर टिकी रहीं, फिर उसने चुपचाप आदेश दिया, मेरी इन्वेंट्री खोलें। सिस्टम ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। उसने उन वस्तुओं की सरणी प्रदर्शित की जो उसने पहले दूसरे सेक्टर पर अपने छापे के दौरान जमा की थीं। उसकी नज़र जल्दी से एक ऐसी वस्तु पर पड़ी जिसके बारे में वह पिछले दिन की अराजकता में लगभग भूल गया था। फोकस की अंगूठी। जब उसने इसे पहली बार खरीदा था तब इसने उसका ध्यान खींचा था, लेकिन सब कुछ इतनी जल्दी हो रहा था कि उसने इसका पूरा निरीक्षण करने का समय नहीं निकाला। उत्सुकतावश एलिस्टर ने आइटम का चयन किया और उसका विवरण खोला। आइटम जानकारी विंडो। नाम रिंग ऑफ फोकस, दुर्लभता B क्लास, विवरण 7वें ड्रैगन अधिपति एलोरिया के मूल से बनाई गई एक अंगूठी। अपने अत्यधिक फोकस और अपने दिमाग से अनावश्यक विचारों को हटाने की बेजोड़ क्षमता के लिए जानी जाने वाली एलोरिया ने युद्ध और रणनीति दोनों में हावी होने के लिए इस कौशल का इस्तेमाल किया। प्रभाव खिलाड़ी अस्थायी रूप से भूलने के लिए एक विशिष्ट विचार या स्मृति को निर्दिष्ट कर सकता है। चुना गया विचार तब तक अप्राप्य रहेगा जब तक कि अंगूठी को हटा नहीं दिया जाता। एलिस्टर ने आश्चर्य में पलकें झपकाईं। उसका दिमाग अभी भी यह सोच रहा था कि यह सब क्या मतलब है। एक अंगूठी जो उसके दिमाग से एक स्मृति को मिटा सकती है, जब तक कि वह अंगूठी को हटाने का फैसला नहीं करता तब तक यह अज्ञात रहती है। यह अवधारणा लगभग बहुत शक्तिशाली, बहुत सुविधाजनक लग रही थी। क्या ये वास्तव में मेरी मदद कर सकता है? वह चुपचाप सोच रहा था। उस छायादार आकृति की याद उसे तब से सता रही थी जब से वह सामने आई थी, उसके विचारों को सता रही थी, उसके सपनों पर आक्रमण कर रही थी। ये केवल आकृति ही नहीं थी जिसने उसे परेशान किया था, ये वह भावना थी कि कुछ महत्वपूर्ण उसकी उंगलियों से फिसल रहा था,
कुछ ऐसा जिसे वह पूरी तरह से समझ नहीं पा रहा था, चाहे वह कितनी भी कोशिश क्यों न कर ले। उसने चारों ओर देखा, उसकी आंखें इधर उधर घूम रही थीं। बाकी लोग धीरे धीरे सोने लगे थे, उनके शरीर अंततः थककर चूर हो गए थे। कैडा पहले ही सो चुकी थी, उसकी सांसें अब स्थिर थीं। रेज़ोग्रिन अपने पहले के खर्राटों के बावजूद कुछ हद तक शांत हो गया था, हालांकि कभी कभार उसकी दिशा से गड़गड़ाहट आ रही थी। गोरो एक दीवार से अपनी पीठ टिकाए आराम कर रहा था, उसकी बड़ी बड़ी भुजाएं उसकी छाती पर रखी हुई थीं। रेन सतर्क रहते हुए प्रवेश द्वार पर खड़ा था, उसका शरीर चांदनी की किरणों से धीरे धीरे प्रकाशित हो रहा था जो बंजर भूमि के भूरे बादलों को चीरती हुई लग रही थी। ये देखकर कि समूह फिलहाल सुरक्षित है, एलिस्टर ने अपनी इन्वेंट्री से रिंग ऑफ फोकस निकाला। अध्याय 105 बंजर भूमि प्रदर्शन घटना भाग 5। यह उस हार जैसा दिखता है, एलिस्टर ने सोचा, अधिपति की विरासत का जिक्र करते हुए। दोनों वस्तुओं में एक समान चांदी की छिपकली जैसी डिजाइन थी। यह एक अंगूठी बनाने के लिए मुड़ी हुई थी जिसके मुंह में एक छोटा गुलाबी रत्न था। इसे एक ही कारीगर ने बनाया होगा या कुछ और। अगर यह महत्वपूर्ण हो गया तो मैं टेरा से बाद में पूछूंगा, उसने सोचा। एक गहरी सांस के साथ एलिस्टर ने फोकस की अंगूठी अपनी उंगली पर खिसका दी। जिस क्षण अंगूठी ने उसकी त्वचा को छुआ, उसके शरीर में एक ठंडी सनसनी फैल गई। उसके बाद स्पष्टता की एक अजीब भावना हुई। ऐसा लगा जैसे उसके दिमाग से एक पर्दा हट गया हो, जिससे वह असामान्य रूप से स्पष्ट और केंद्रित हो गया हो। उसकी आंखें फिर से दूसरों की ओर चली गईं और उसने उन्हें देखने के तरीके में एक छोटा सा बदलाव देखा। उनमें से प्रत्येक अधिक अलग दिख रहा था, उनकी उपस्थिति अधिक परिभाषित थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह उन्हें पहली बार देख रहा हो। यह अलग लगता है, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं बदला है, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे उस स्मृति को नामित करना चाहिए जिसे मैं भूलना चाहता हूं, जैसा कि सिस्टम ने कहा था। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, उस स्मृति पर ध्यान केंद्रित किया जिसे वह दबाना चाहता था, वह छायादार आकृति, भय की असहज भावना। उसने उन्हें दूर धकेलने पर ध्यान केंद्रित किया, अपने मन के कोनों में और भी गहराई तक। अंगूठी उसकी उंगली के चारों ओर थोड़ी गर्म हो गई, उसकी इच्छा का जवाब देते हुए। ऐसा लगा जैसे उसकी चेतना का एक हिस्सा धीरे से निकाला गया हो, एक शून्य छोड़ दिया हो जहां कभी विचार और यादें थीं। जैसे जैसे अज्ञात का भार कम होने लगा, छायादार आकृति, बार बार आने वाले बुरे सपने, कुछ न कुछ खोने का सताता हुआ एहसास उसके दिमाग की पृष्ठभूमि में फीका पड़ने लगा। कई दिनों के बाद पहली बार एलिस्टर को शांति महसूस हुई। उसका दिमाग साफ था। ऐसा लगा जैसे उसके कंधों से अचानक एक अज्ञात भार उतर गया हो, इतना कि उसने अनजाने में अपनी आंखें बंद कर लीं, जिससे नींद उसे घेर ले। जैसे जैसे वह सोने लगा, उसके होठों पर एक छोटी सी मुस्कान आ गई। शायद, बस शायद, यह उसकी परेशानियों के अंत की शुरुआत थी। दैनिक खोज पूरी करने के लिए 30 मिनट बचे हैं। दैनिक खोज पूरी करने के लिए 20 मिनट बचे हैं। दैनिक खोज पूरी करने के लिए 10 मिनट बचे हैं। दैनिक खोज विफल। दंड की गणना। खोज विफलता के तहत स्थितियों पर विचार करना। दंड निर्धारित। दंड खोज, एक अधिपति के आवरण का वजन। वर्णन, खिलाड़ी एक अधिपति के रूप में अपनी भूमिका में विफल रहा है। वह मजबूत होते रहने, अपने लोगों की उम्मीदों को पूरा करने और उनके सपनों को साकार करने की ताकत हासिल करने में विफल रहा है। इस तरह, खिलाड़ी को यह समझने की जरूरत है कि उन लोगों के साथ क्या होता है जो एक कमजोर अधिपति का अनुसरण करते हैं या जो अपने कर्तव्यों का पालन करने में विफल रहते हैं। खोज पूर्ण करने की शर्त, खिलाड़ी को 9वें ड्रेकोनिक युद्ध का मानसिक अनुभव एक जनरल के रूप में कराया जाएगा जो अपने स्वामी की अक्षमता के कारण मर जाएगा। मृत्यु में, खिलाड़ी कामना करेगा कि ऐसी घटना कभी न दोहराई जाए। चांद रात के आसमान में ऊंचा लटका हुआ था, जो बंजर भूमि की बंजर, फटी हुई धरती पर अपनी चांदी की चमक बिखेर रहा था। हवा धूल से भरी हुई थी और दूर से एक हल्की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही थी, जो राक्षसों के झुंड के आने का संकेत दे रही थी। रीपर्स गिल्ड ने अपनी स्थिति ले ली थी, प्रत्येक सदस्य आने वाले राक्षसों के लिए तैयार था। उनका ड्रॉपशिप एक ऊंची चट्टानी सतह पर उतरा था, जो आसपास के क्षेत्र पर एक अच्छा दृश्य प्रदान करता था। यहां से वे राक्षसों को देख सकते थे, अंधेरे ऊर्जा और कच्ची मांसपेशियों के मुड़े हुए शरीर क्षितिज से उन पर हमला कर रहे थे। केल सामने खड़ा था, उसकी आंखें युद्ध के मैदान के चारों ओर देख रही थीं, जबकि हवा उसके बालों को झकझोर रही थी। संचार पर पुकारते समय उसकी आवाज शांत थी। हर कोई, आप अपनी स्थिति जानते हैं। योजना पर टिके रहें और इसे जल्दी खत्म करें। उनकी पीड़ा को लंबा करने की कोई जरूरत नहीं है। रेक्स, स्टील बैंडिंग टैलेंट वाले एक विशालकाय व्यक्ति ने अपनी मुट्ठियां आपस में पटक दी, उसके नीचे की जमीन कांप उठी और वह मुस्कुराया। कुछ हड्डियां तोड़ने के लिए तैयार, कैप्टन। आर्या पहले से ही हिल रही थी, उसकी उंगलियां उसके कंसोल पर घूम रही थीं क्योंकि वह समूह के संचार को सिंक्रोनाइज कर रही थी। मैं हमारे सिस्टम को चेक में रखूंगी और युद्ध के मैदान की निगरानी करूंगी। आज कोई आश्चर्य नहीं।
मीरा ने अपने हेडफोन को एडजस्ट किया। उसके होठों पर एक चंचल मुस्कुराहट थी क्योंकि उसने अपना ग्लेव घुमाया, एक भाला जैसा हथियार जिसमें एक बड़ा फोटोन ब्लेड एक कर्मचारी से जुड़ा हुआ था। उसकी प्रतिभा ने गति बढ़ा दी। चलो इसे मज़ेदार बनाते हैं, है ना? मुझे थोड़ा मनोरंजन चाहिए। काई थोड़ा अलग खड़ा था, अपने हाथों में खंजर लहराते हुए उसने आने वाले राक्षसों पर ध्यान केंद्रित किया। उसकी आंखें उसके हरे मन से फीकी चमक रही थीं क्योंकि उसने अपनी पकड़ को उनके चारों ओर कस लिया था। कार्रवाई में कूदने के लिए तैयार। बस मुझे बता दो और मैं जहां भी जाना चाहूंगा वहां पहुंच जाऊंगा। जिन पहले से ही एक ऊंची पहाड़ी पर अपनी स्थिति में था, उसकी स्नाइपर राइफल तैयार थी। उसकी आंखें तीव्रता से चमक रही थीं जैसे ही उसने क्षितिज को किसी भी हलचल के संकेतों के लिए स्कैन करते हुए ध्यान केंद्रित किया। उसकी प्रतिभा विस्फोट प्रभाव ने सुनिश्चित किया कि उसके शॉट्स में अतिरिक्त जोर था। लक्ष्य नजर में है। अपने निशान पर, कप्तान। केल ने अपना हाथ उठाया, राक्षसों की पहली लहर के पास आते ही चुप रहने का संकेत दिया। आर्या, हमें स्कैन करो। हम किससे निपट रहे हैं? आर्या के होलोग्राफिक डिस्प्ले ने डेटा की एक श्रृंखला प्रदर्शित की। जब वह बोल रही थी, यह विकृत बिहेमोथ की भीड़ की तरह लग रहा है। वे तेज, मजबूत हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे हमने पहले नहीं संभाला हो। केल ने सिर हिलाया। अच्छा, रेक्स, तुम तैयार हो? उन्हें नियंत्रित रखो। मीरा, उसके किनारों को ढंक दो। काय, किसी भी पिछड़े को साफ करने के लिए तैयार रहो। जिन नेताओं को हटाओ। मैं मुख्य बल और सहायता को आवश्यकतानुसार संलग्न करूंगा। रेक्स मुस्कुराया, उसकी मांसपेशियां उभरी हुई थीं। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसने अपने हाथों को जमीन पर पटक दिया। धरती ने उसकी इच्छा का जवाब दिया। जमीन से बड़े बड़े स्टील के अवरोध फूट पड़े, राक्षसों को मारने वाले क्षेत्र में ले जाने के लिए एक अस्थायी किला बना दिया। चलो देखते हैं कि वे इससे कैसे निकलते हैं। मीरा रेक्स के साथ साथ दौड़ी, उसकी तलवार हवा में सीटी बजाते हुए घूम रही थी। जैसे ही पहले राक्षसों ने हमला किया, उसने अपने हथियार को एक विस्तृत चाप में घुमाते हुए तेज हमलों से उन्हें खत्म कर दिया। उसकी तलवार मांस और हड्डियों को आसानी से काट रही थी। चलो, तुम बदसूरत जानवर, चलो देखते हैं तुम्हारे पास क्या है। उसके टेक सूट पर खून छिड़क रहा था। काय पहले से ही अपनी चाल चल रहा था। उसका शरीर राक्षसों के बीच टेलीपोर्ट होते हुए नजरों से ओझल हो रहा था। उसके खंजर मंद रोशनी में चमक रहे थे। उसने अपने खंजरों को एक ऊर्ध्वाधर चाप में घुमाया, टेंडन और धमनियों को तेजी से चीरते हुए, जिससे जीव गिर पड़े, इससे पहले कि उन्हें पता चले कि वह वहां है। बहुत धीमा, उसने कहा और पलक झपकते ही गायब हो गया। फिर एक और लक्ष्य को मारने के लिए फिर से प्रकट हुआ, जिनकी आवाज संचार के जरिए आए। 2 बजे नेता, 800 मीटर दूर। गोली चला रहा हूं। जब उसकी स्नाइपर राइफल से गोली चली तो एक हल्की सी फुफकार गूंजी। गोली हवा में उड़ती हुई वारपेट बेहेमोथ नेता की आंखों के बीच में जा लगी। जीव लड़खड़ा गया, उसकी हरकतें रुक गईं और वह एक बड़े धमाके के साथ गिर पड़ा। लक्ष्य नीचे। केल ने लड़ाई में भाग लिया, उसकी तलवार धधक रही थी और उसने टीम की सुरक्षा को भेदने वाले किसी भी राक्षस को मार गिराया। उसकी हरकतें सहज और नियंत्रित थीं, हर बार अधिकतम नुकसान पहुंचाने के लिए एकदम सही समय पर था। दबाव बनाए रखो, उन्हें फिर से इकट्ठा न होने दो। रेक्स ने बाधाओं को बनाए रखा, राक्षसों को नियंत्रित रखा, जबकि मीरा उसके चारों ओर घूमती रही। उसकी तलवार भीड़ के बीच से गुजरती रही। काय ने युद्ध के मैदान में टेलीपोर्ट करना जारी रखा और टीम को घेरने की कोशिश करने वाले किसी भी प्राणी को मार गिराया। वह मुस्कुराया और उसने एक विशेष रूप से जिद्दी राक्षस को अपनी ओर खींचा, उसका गला काटा और फिर उसके ढहते शरीर से बचने के लिए टेलीपोर्ट हो गया। एक और राक्षस धूल में मिल गया, जिनकी राइफल फिर से फटी। एक और वार्प बेहेमोथ नेता जमीन पर गिर गया और उसकी खोपड़ी में गोली लगी। मेरे अंत से साफ, अगले लक्ष्य की ओर बढ़ रहा हूं। अध्याय 106, बंजर भूमि प्रदर्शन घटना भाग 6। ओह, यह क्या है? ऐसा लगता है कि रीपर्स ने आखिरकार अपना छापा मारना शुरू कर दिया है, मार्कस ने उत्साह से भरकर कहा। हाँ मार्कस, ऐसा लगता है कि वे इस पल का इंतजार कर रहे थे। शायद यही वह योजना है जिसका उन्होंने पहले उल्लेख किया था जब उन्होंने अपने सूट पर सुनने वाले उपकरणों को म्यूट कर दिया था। ओह सच में, भले ही वे बाकी सभी के आराम करने के दौरान लड़कर जीत हासिल करने का लक्ष्य रखते हों, लेकिन क्या यह अधिक प्रभावी नहीं होता अगर वे आते ही शुरू कर देते? मैं भी उतना ही अनजान हूं जितना तुम हो मार्कस। जैसा कि हम हमेशा कहते हैं, हम केवल एक ही चीज कर सकते हैं, वह है देखना और पता लगाना। ... मीरा लाल त्वचा और दांतों वाले एक विशालकाय मानव राक्षस पर टूट पड़ी। प्राणी ने अपने विशाल दाहिने अंग को एक तेज ऊर्ध्वाधर चाप में घुमाया और उसे क्रूर बल के साथ उसकी ओर नीचे गिराया। जैसे ही शाखा नीचे उतरी, मीरा मुस्कुराए और अपनी बाईं ओर छलांग लगाई, लेकिन वह शाखा बाल बाल बच गई क्योंकि वह एक जोरदार धमाके के साथ जमीन पर जा गिरी, जिससे हवा में धूल के बादल उड़ने लगे। ... मीरा की गति कुछ और ही है। क्या तुमने देखा कि उसने उस हमले को कैसे चकमा दिया? उस जानवर का सीधा प्रहार उसे कुचल देता।
न केवल उसकी गति, बल्कि देखो कि वह खुद को कैसे पोजीशन कर रही है। वह हमेशा एक कदम आगे रहती है, राक्षस की चाल का अनुमान लगाती है, वह इसे आसान बना देती है। गति खोए बिना मीरा ने अपने बाएं पैर पर घूमकर राक्षस के खुले हिस्से की ओर एक चौड़े चाप में अपनी तलवार घुमाई। तलवार की धार ने प्राणी की मोटी खाल को चीर दिया, जिससे उसकी पसलियों का पिंजरा एक जोरदार क्रंच के साथ कट गया। जब जानवर पीछे की ओर लड़खड़ाया तो घाव से काला खून छिड़का, अपना संतुलन वापस पाने के लिए संघर्ष कर रहा था। मीरा ने हार नहीं मानी। वह अपने पैरों पर घूमी, ग्लेव को ऊपर की ओर लाया और फिर राक्षस के घुटने में घुसा दिया। ब्लेड ने फिर से छेद कर दिया, हड्डी को चीर दिया और अंग को बेकार कर दिया। प्राणी दर्द से दहाड़ने लगा, एक घुटने पर गिर गया, उसके बड़े हाथ उसे पकड़ने की कोशिश करते हुए फड़फड़ा रहे थे। मीरा ने तेजी से अपने ग्लेव को मुक्त किया और पीछे की ओर छलांग लगाई, केवल इंच भर से पकड़ने वाले पंजों को चकमा दिया। ओह, ये क्रूर था। मीरा उस जानवर को संभलने का मौका नहीं दे रही है। ये पहले से ही एक घुटने पर है और वह अभी भी आगे बढ़ रही है। ये रीपा का तरीका है। वह इसे टुकड़े टुकड़े करके नष्ट कर रही है, जब तक काम पूरा नहीं हो जाता तब तक नहीं छोड़ती। बिल्कुल निर्दयी। अब इतना भी कठोर नहीं, क्या तुम बड़े आदमी हो? उसने मनोरंजन के साथ कहा। जैसे ही प्राणी अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश कर रहा था, मीरा आगे बढ़ी और उसकी गर्दन पर एक आखिरी शक्तिशाली क्षैतिज वार किया। ब्लेड ने मांस और हड्डियों को चीर दिया, सिर को कंधों से अलग कर दिया। विशाल शरीर के गिरते ही सिर लुढ़क गया, बेजान, उसके चारों ओर खून जमा हो गया। और यह हो गया एक साफ सिर काटना। मीरा की तकनीक दोषरहित है और वह इसे लगभग बहुत आसान बना रही है। वह निश्चित रूप से अपने तत्व में है। रीपर्स के लिए चिंता का एक राक्षस कम हो गया, लेकिन यहाँ रेक्स आ रहा है। इस बीच रेक्स ने अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ आने वाली भीड़ का सामना करते हुए अग्रिम पंक्ति को पकड़ लिया। दहाड़ते हुए उसने दोनों मुट्ठियां जमीन पर पटक दी, जिससे धरती में कंपन होने लगा। सतह के नीचे का स्टील उसकी इच्छा के अनुसार प्रतिक्रिया करता हुआ विशाल दांतेदार स्पाइक्स के रूप में बाहर निकल आया। कॉन्टो ने उस पर हमला करने वाले राक्षसों को घायल कर दिया। जब वे हमला कर रहे थे तो उन्हें तिरछा कर दिया और तुरंत उनकी हरकतें रोक दी। चलो, तुम इससे बेहतर कर सकते हो। रेक्स ने फिर से अपनी बाहें उठाते हुए ताना मारा। इस बार स्टील के स्पाइक्स मुड़े और फिर से आकार ले लिए। राक्षसों के दोनों ओर विशाल स्टील की दीवारें बना दी। अपने हाथों की अचानक हरकत से रेक्स ने दीवारों को आपस में टकराया, फंसे हुए प्राणियों को कुचलकर बूंदा बना दिया। फिर उसने अपनी हथेलियां खोलीं और दीवारें बाहर की ओर फैल गईं, लाशों को दूर ले गईं और उसके अगले कदम के लिए और जगह बना दी। रेक्स उन स्टील स्पाइक्स के साथ दर्द ला रहा है। वह उस लाइन को किले की तरह पकड़े हुए है, और जिस तरह से उसने उन्हें इस दीवारों के बीच कुचल दिया वह वास्तव में क्रूर था। उस नियंत्रण को देखो, उसने उन्हें करीब आने से पहले ही छुरा मार दिया है। उन राक्षसों के पास उसके सामने कोई मौका नहीं है। का युद्ध के मैदान में आगे बढ़ते समय धुंधला था। उसके खंजर चांद की रोशनी में चमक रहे थे क्योंकि वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर टेलीपोर्ट हो रहा था। वह समूह को घेरने की चाहत रखने वाले एक जानवर के पीछे दिखाई दिया और एक तेज झटके के साथ उसने एक खंजर को प्राणी की रीढ़ की हड्डी में ऊपर की ओर मारा। ब्लेड की नोक ने जानवर के निचले शरीर को नियंत्रित करने वाली नसों को काट दिया, जिससे वह गिर गया। काई ने जल्दी से उसके गले पर दूसरा खंजर मार दिया, जिससे एक झटके में धमनी और श्वास नली कट गई। इससे पहले कि जानवर प्रतिक्रिया कर पाता, काई पहले ही गायब हो चुका था। हवा में उछलने वाले दूसरे प्राणी के ऊपर फिर से प्रकट हुआ और वहां काई चला गया। वह इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है कि उसका ट्रैक रखना मुश्किल है। उस जानवर ने उसे आते हुए भी नहीं देखा। ये काई की खासियत है, तेजी से वार करो, घातक वार करो और अगले लक्ष्य पर चले जाओ, इससे पहले कि उन्हें पता चले कि क्या हो रहा है। वह हवा में घूम गया, अपने खंजरों को अपनी छाती के ऊपर से पार करते हुए कैंची की तरह बाहर की ओर वार किया। ब्लेड ने प्राणी के कंधे के जोड़ों को चीर दिया, जिससे दोनों हाथ अलग हो गए। जानवर दर्द से दहाड़ने लगा, लेकिन काई पहले ही जा चुका था। उसके पीछे फिर से प्रकट हुआ और दोनों खंजरों को उसकी गर्दन के पीछे घुसा दिया, जिससे रीढ़ की हड्डी कट गई। प्राणी तुरंत ही बेजान होकर जमीन पर गिर पड़ा। सतर्क रहो दोस्तों, संचार पर काई की आवाज ने कहा। हम ही हैं जो तुम्हें उस नौसिखिए के बारे में बता रहे हैं। मीरा ने तीखी प्रतिक्रिया दी। काई अगले लक्ष्य पर टेलीपोर्ट हो गया, एक कम झुके हुए रूप में दिखाई दिया क्योंकि उसने अपने खंजरों को ऊपर की ओर एक चार्जिंग के नर्म पेट में घुसा दिया। जानवर उसने ब्लेड को घुमाया और उन्हें बगल की ओर खींचा। आते जीव के सामने गिर गईं, इससे पहले कि वह जान पाता कि वह वहां है। जिन अपने ऊंचे रिज पर बैठे रहे, शांत और केंद्रित होकर उन्होंने अपना अगला शॉट तैयार किया। उन्होंने स्कोप के माध्यम से देखा कि कैसे एक विकृत बेहिम्मत नेता टीम की ओर बढ़ रहा था। अपने हाथ की एक शांत हरकत के साथ जिन ने जीव की गति को ध्यान में रखते हुए अपने लक्ष्य को थोड़ा समायोजित किया।
उसने धीरे से सांस छोड़ी और ट्रिगर दबाया। गोली निकलते ही राइफल उसके कंधे से टकराई और गोली हवा में चीरती हुई नेता की आंख को छेदती हुई उसकी खोपड़ी के पीछे से निकल गई। राक्षसी गति ने उसे कुछ और कदम आगे बढ़ाया। इससे पहले कि वह गिर पड़े, उसका मस्तिष्क नष्ट हो गया। क्या शॉट था! आंख के ठीक बीच में, और वह बेहिम्मत गिनती के लिए नीचे गिर गया। जिन कभी चूकता नहीं है। यह एक और नेता गिर गया और वह पहले से ही अपना अगला शॉट तैयार कर रहा है। आदमी एक मशीन है, इसके बारे में कोई संदेह नहीं है। अध्याय 107 एक अधिपति की विफलता। नेता को मार गिराया गया, जिन ने बताया पहले से ही अपना निशाना दूसरे लक्ष्य पर लगा रखा था। उसने युद्ध के मैदान में आगे बढ़ रहे एक छोटे, तेज राक्षस को ट्रैक किया। उसकी अजीब हरकतों ने उसे निशाना बनाना मुश्किल बना दिया। जिन ने प्राणी की हरकतों को देखते हुए इंतजार किया और फिर जैसे ही वह उसकी नज़र में आया, उसने गोली चला दी। गोली प्राणी के गले में लगी, उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई और वह जमीन पर गिर पड़ा, हिलने में असमर्थ हो गया। जिन ने उसे मरते हुए देखने में समय बर्बाद नहीं किया, वह पहले से ही अपने अगले लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। एक और मारा गया। जिन्होंने एक एक करके मार रहा है और उस तरह की सटीकता के साथ, रीपर्स को चिंता करने की कोई बात नहीं है। वास्तव में जिन वह व्यक्ति है जिसे आप ऐसी स्थिति में अपनी पीठ को सुरक्षित रखना चाहते हैं, और उसकी प्रतिभा ये सुनिश्चित करती है कि प्रत्येक शॉट एक मारक प्रहार हो, वास्तव में उत्कृष्ट। केल आक्रमण का नेतृत्व करते हुए युद्ध के घने क्षेत्र में आगे बढ़ा। उसकी तलवार उसकी नीली लपटों के साथ चमकती हुई धुंधली दिख रही थी, क्योंकि वह एक विशेष रूप से बड़े राक्षस से युद्ध में उलझा हुआ था जिसने रेक्स की बाधाओं को तोड़ दिया था। जानवर ने अपनी विशाल भुजा उसकी ओर घुमाई, लेकिन केल नीचे झुक गया, झटके से बचता हुआ, साथ ही साथ अपनी तलवार को प्राणी की बगल में ऊपर की ओर धकेल दिया, जहां मांसपेशियों का कवच पतला था। ब्लेड छेद कर दूसरी तरफ से बाहर निकल गया, एक फेफड़े को छेदते हुए। उसकी तलवार की लपटों ने प्राणी को दर्द से चीखने पर मजबूर कर दिया, उसकी त्वचा झुलस गई। केल को देखो, ठीक बीच में। यह एक साफ वार है, सीधे फेफड़े में। राक्षस का खात्मा हो गया। केल सिर्फ मजबूत नहीं है, वह सामरिक है। वह जानता है कि अधिकतम नुकसान के लिए कहाँ वार करना है। उस राक्षस के पास कभी मौका नहीं था। बिना रुके केल ने एक तरफ कदम बढ़ाया, अपनी तलवार को राक्षस के धड़ के माध्यम से घसीटते हुए उसके बगल से बाहर निकाला। प्राणी लड़खड़ा गया, लेकिन केल ने घूमकर अपनी तलवार को एक चौड़े चाप में घुमाया जो राक्षस के पेट को चीरती हुई लगभग आधे हिस्से में कट गई। जैसे ही जानवर के दो हिस्से अलग हो गए, उनमें से तना उठ गया। केल आगे बढ़ता रहा, एक और जानवर के सिर को साफ ऊपर की ओर वार करके उसे उड़ा दिया। आगे बढ़ते रहो, केल ने आदेश दिया, उसकी आवाज़ स्थिर थी। वह आगे बढ़ा। एक में दो हत्याएं। केल उन्हें ऐसे चीर रहा है जैसे कुछ भी नहीं है। यही बात उसे कैप्टन बनाती है। वह दूसरों को ये दिखाते हुए उदाहरण पेश करता है कि यह कैसे किया जाता है। शुद्ध कौशल। वास्तव में यहाँ शुद्ध कौशल का प्रदर्शन किया जा रहा है। अराजकता के बावजूद शांत और संयमित एरिया की आवाज़ संचार पर आई। हमारे पास एक नई लहर आ रही है जो पहले से बड़ी है। स्थिति को समायोजित करें और मुठभेड़ के लिए तैयार रहें। केल ने क्षितिज की ओर देखा, जहां और भी राक्षस आ रहे थे। उनकी संख्या पहले से कहीं ज्यादा थी। उसने अपनी तलवार उठाई, जिसका ब्लेड चांद की रोशनी में चमक रहा था। ठीक है रीपर्स, चलो उन्हें दिखाते हैं कि हम किस चीज से बने हैं। कोई दया नहीं। रेक्स मुस्कुराया, वह स्पष्ट रूप से लड़ाई का आनंद ले रहा था। कोई भी उसकी आंखों में देख सकता था, क्योंकि वह अगले दौर के लिए तैयार था। तुमने कप्तान की बात सुनी, चलो उन्हें चीर देते हैं। काई ने आने वाली भीड़ पर नजर डालते हुए एक नए सुविधाजनक स्थान पर टेलीपोर्ट किया। काई फ्लैंक को कवर करें, उनमें से किसी को भी अंदर न आने दें। केल ने कॉम पर आदेश दिया। जिन ने अपनी स्नाइपर राइफल को फिर से लोड किया। मैं नेताओं को नियंत्रण में रखूंगा, बस मुझे एक स्पष्ट शॉट दो। मीरा ने अपनी तलवार घुमाई, क्योंकि वह एक बार फिर से लड़ने के लिए तैयार थी। आओ, उसने राक्षसों की अगली लहर का सामना करने के लिए तैयार होकर अपने चेहरे पर एक भयंकर मुस्कान के साथ कहा। एलिस्टर को अचानक सिर में झटका लगा, जिससे उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। ऐसा लगा जैसे उसका दिमाग किसी गहरे रसातल की गहराई से हिंसक तरीके से बाहर निकाला जा रहा हो। उफ, यह क्या है? उसने अपना सिर हिलाया, मानो वह उस अजीब सी अनुभूति को दूर भगाने की कोशिश कर रहा हो। उसकी दृष्टि धीरे धीरे स्थिर होने लगी और पहली चीज जो नजर आए वह ऐसा लग रहा था कि वह एक हेलमेट के छज्जे से देख रहा था, जिसे उसने पहना नहीं था, जो हवा में उड़ते हुए एक ड्रैगन की गर्दन पर सवार था। क्या हो रहा है? मेरे शरीर को क्या हुआ? उसने चौंक कर चारों ओर देखा। उसे अलग महसूस हो रहा था, अलग आवाज आ रही थी, और जहां वह अब था वह निश्चित रूप से वह पत्थर की संरचना नहीं थी जिसे गोरों ने उनके लिए रात बिताने के लिए बनवाया था। हवा धुएं की गंध से भरी हुई थी और नीचे की जमीन भारी ताकतों के टकराव के भार से कांप रही थी।
इससे पहले कि वह और अधिक भ्रमित हो पाता, सिस्टम साकार हो गया। दंड खोज, अधिपति के आवरण का भार। विवरण, खिलाड़ी अधिपति के रूप में अपनी भूमिका में विफल रहा है। वह मजबूत होते रहने, अपने लोगों की उम्मीदों को पूरा करने और उनके सपनों को साकार करने की ताकत हासिल करने में विफल रहा है। ऐसे में खिलाड़ी को यह समझने की जरूरत है कि उन लोगों का क्या होता है जो एक कमजोर अधिपति का अनुसरण करते हैं या जो अपने कर्तव्यों का पालन करने में विफल रहते हैं। खोज पूर्ण करने की शर्त, खिलाड़ी को मानसिक रूप से 9वें ड्रैकोनिक युद्ध का अनुभव एक जनरल के रूप में कराया जाएगा जो अपने स्वामी की अक्षमता के कारण मर जाएगा। मृत्यु में खिलाड़ी को यह समझ में आ जाएगा, एक अधिपति कमजोरी को समायोजित नहीं कर सकता। खिलाड़ी ने जनरल कैलन वॉन वेलोर वॉर्ड की पहचान ग्रहण की है। सिस्टम की विंडो में दिखाई देने वाले पाठ को पढ़ते हुए एलिस्टर के विचार तेजी से दौड़ने लगे। दंड खोज, 9वां ड्रैकोनिक युद्ध, मृत्यु। क्योंकि मैं दैनिक खोज में विफल रहा। एलिस्टर ने एक आह भरी, उसके नए शरीर के विशाल कंधे थोड़े झुक गए। मुझे पता होना चाहिए था कि सिस्टम विफलता को हल्के में नहीं लेगा, लेकिन इसके कारण मुझे मौत का अनुभव कराना। ये थोड़ा भी ज्यादा नहीं है। एलिस्टर एक पल के लिए रुका, अपने दाहिने हाथ को ऊपर उठाकर उसे देखा। उसने देखा कि यह ड्रैगन स्केल से बने गहरे बैंगनी कवच में ढका हुआ था, जो डार्विन के समान था। एलिस्टर के विचार तेजी से आगे बढ़े। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं उन चीजों के बारे में चिंता नहीं कर सकता जो मेरे नियंत्रण से परे हैं। ये समय की बर्बादी है। मैं अब यहाँ हूँ, मैं केवल 1 या 2 चीजें सीख सकता हूँ। इससे पहले कि यह सब खत्म हो जाए। अब इस बात की चिंता नहीं थी कि वह कहाँ था। एलिस्टर ने अपने आसपास के माहौल को देखा। युद्ध की गर्मी दम घोंट रही थी। सूरज आसमान में नीचे लटका हुआ था। नीचे बर्बाद परिदृश्य में खूनी लाल चमक बिखेर रहा था। नीचे के खेत जलकर राख हो चुके थे, टूटे हुए हथियारों और मृत योद्धाओं से अटे पड़े थे। ड्रैगन्स की दहाड़ दूर से गरजने की तरह गूंज रही थी और एलिस्टर युद्ध के घने बादलों में कहीं हवा में उनके शक्तिशाली पंखों की कंपन महसूस कर सकता था। अगर यह युद्ध माना जाता है और मैं एक जनरल हूं, तो मेरे सैनिक कहाँ हैं? अध्याय 108, एक अधिपति की विफलता, भाग 2। एलिस्टर के आगे देखने से पहले ही सिस्टम की आवाज अचानक गूंज उठी। यादें अब एकीकृत होने लगेंगी। यादें? कौन सी याद? एलिस्टर को जवाब मिलने से पहले ही उसने अपने मस्तिष्क के अंदर एक जोरदार झटका महसूस किया, जैसे कि उसमें बिजली दौड़ रही हो। उसके हाथों ने सहज रूप से उस ड्रैगन की लगाम छोड़ दी जिस पर वह सवार था और दर्द में अपने सिर को पकड़ लिया। ये सनसनी इतनी तीव्र थी कि वह चीखने की ताकत भी नहीं जुटा पाया। यादें उसके दिमाग में उमड़ने लगी, सब कुछ नहीं, बस वह सब जो उसे जानना था। वह जनरल कैलन वॉन वेलोर वॉर्ड था, एक बिजली का ड्रैगन जिसने ड्रैगन अधिपति के सिंहासन के पहले वारिस के प्रति अपनी वफादारी की प्रतिज्ञा की थी। अतिक्रमणकारी अंधकार के खिलाफ अपनी लड़ाई में अंतिम ड्रैगन अधिपति के गुजर जाने के बाद ड्रैगन को एक नए नेता, एक नए अधिपति की आवश्यकता थी, जो पीछे छोड़ी गई विरासत को विरासत में ले सके और उनकी दुनिया पर आक्रमण करने वाले अंधकार को पीछे धकेल सके। शायद अंततः जोर रेस्ट्रेट को बाहर निकालने के योग्य हो। ड्रैगन की अधिकांश जातियां तुरंत 2 गुटों में विभाजित हो गईं, वे जिन्होंने पहले वारिस के प्रति अपनी वफादारी की प्रतिज्ञा की और वे जिन्होंने दूसरे के प्रति अपनी वफादारी की प्रतिज्ञा की। दोनों ही सिंहासन चाहते थे और जब तक किसी एक को सच्चा अधिपति नहीं चुना जाता, तब तक कोई भी विरासत नहीं पहन सकता था। और इस तरह युद्ध छिड़ गया। बेशक आर्ची वॉर्ड ने इसके खिलाफ सलाह दी, इस बात पर जोर देते हुए कि संघर्ष ड्रैगन जाति के लिए अंतिम उपाय होना चाहिए, खासकर जब उनकी दुनिया एक असंभव दुश्मन के खिलाफ लड़ाई का सामना कर रही हो। हालांकि उनके सामने ये सवाल था, वे इसे और कैसे हल कर सकते थे। दोनों उत्तराधिकारियों को अपना गौरव बनाए रखना था, दोनों ही सिंहासन के संभावित उत्तराधिकारी थे। ड्रैगन इतिहास और उनकी सभी शिक्षाओं और रहस्यों के बुद्धिमान रखवाले के रूप में आर्ची वॉर्ड ने सुझाव दिया कि वारिस इसे व्यक्तिगत रूप से संभालें, लेकिन अन्य सभी ड्रैगन कबीले असहमत थे। किस तरह का जागीरदार युद्ध में अपने स्वामी का समर्थन नहीं करेगा? उन्होंने कहा, ड्रैगन, हालांकि अपार शक्ति वाले प्राणी हैं, अक्सर अपने ही अभिमान के गुलाम होते हैं। ऐसे समय में अपने स्वामी का समर्थन न करना या अपनी वफादारी साबित न करना निश्चित रूप से समय के साथ उनकी ड्रैगन आत्मा को नुकसान पहुंचाएगा। ये देखते हुए कि ड्रैगन के बाकी लोगों के साथ तर्क नहीं किया जा सकता, आर्ची वॉर्ड ने इस तरह के संघर्ष में भाग न लेने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तो वे जो भी अधिपति बनेगा उसकी सेवा करेंगे और संघर्ष की अवधि के दौरान किसी भी पक्ष की सहायता नहीं करेंगे। एलिस्टर के सिर में अजीब सी सनसनी आखिरकार कम हो गई और उसे स्पष्टता का एक अजीब सा एहसास हुआ। यह उसके वास्तविक शरीर पर फोकस रिंग के कारण नहीं था, जबकि उसका दिमाग इस सिमुलेशन में फंसा हुआ था। नहीं, ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने स्वामी में जनरल केलन के पूर्ण विश्वास को अपने दिल से महसूस कर सकता था। तभी उसने एक आवाज सुनी जो उसे पुकार रही थी, जनरल केलन। अब एलिस्टर ने केलन अपना सिर बाईं ओर घुमाया ताकि पता चल सके कि आवाज कहाँ से आ रही है।
उसकी नज़र एक भूरे रंग के मांसल आदमी पर पड़ी जिसके बाल चांदी के थे और आंखें पीली थीं। उसके सिर से काले सींगों की एक जोड़ी सुंदर ढंग से मुड़ी हुई थी। उसकी त्वचा के माध्यम से काले रंग के शल्क झांक रहे थे जो कवच जैसी प्लेटिंग के पैच बना रहे थे जो उसके शरीर के कुछ क्षेत्रों पर अधिक केंद्रित थे। उसकी बाहें, पिंडलियां और उसकी पूंछ की लंबाई इन शल्कों से भारी रूप से ढकी हुई थी जिससे वह लगभग कवच जैसा दिखाई दे रहा था। वह एक ड्रैगनकिन था जो नीलामी में एलिस्टर द्वारा देखे गए युवा ड्रैगनकिन के समान था। यह आदमी ज़ेरन था जो केलिन के सबसे भरोसेमंद सैनिकों में से एक था और मुख्य कुलों का सदस्य न होने के बावजूद ड्रैगनकिन के बीच एक महान योद्धा था। वह एक विशाल काले रंग के शल्क वाले ड्रैगन पर सवार था जिसके पंख शक्तिशाली प्रहारों के साथ हवा में चीरते हुए केलिन के बगल में एकदम सही ढंग से उड़ रहे थे। जनरल केलिन, ज़ेरन ने पुकारा, उसकी गहरी आवाज़ हवा की गर्जना पर आसानी से हावी हो रही थी। सैनिक तैयार हैं। हम आपकी आज्ञा का इंतजार कर रहे हैं। उसने सम्मान दिखाने के लिए अपना सिर थोड़ा झुकाया। उसकी आंखें केलिन से कभी नहीं हटीं। उसकी निगाहों में एक तीव्रता थी, कुछ ऐसा जो केवल उन 2 ड्रैगन सवारों की आंखों में देखा जा सकता था जिन्होंने अनगिनत आसमानों में अपनी सेना का नेतृत्व किया था। एलिस्टर ने अपने पीछे देखा और जो दृश्य उसने देखा उससे उसकी आंखें चौंक कर चौड़ी हो गईं। हजारों ड्रैगन देखे जा सकते थे। उनके ऊपर मुख्य कुलों या कमतर कुलों के सवार थे। एलिस्टर, या यूं कहें कि केलिन, अपने साथी के भरोसे और उम्मीद का भार महसूस कर सकता था। यह एक भारी बोझ था, लेकिन वह पहले भी एलिस्टर के रूप में नहीं बल्कि केलिन के रूप में उठा चुका था। उसने सिर हिलाया, उसे दी गई भूमिका को पूरी तरह से स्वीकार किया और आत्मविश्वास से बोला। ज़ेरन, केलिन ने शुरू किया। उसकी आवाज़ शांत लेकिन दृढ़ थी, हम लड़खड़ाएंगे नहीं। हम इसे अंत तक देखेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि हमारे स्वामी अधिपति के रूप में अपना सही स्थान प्राप्त करें। ज़ेरन ने सहमति जताते हुए सिर हिलाया। उसकी अभिव्यक्ति दृढ़ थी। हमारे प्रकार की महिमा के लिए और हमारी दुनिया के भविष्य के लिए। केलिन ने अपनी मुट्ठी हवा में उठाए। हवा उसके तराजू को झकझोर रही थी। लॉर्ड हेजिरियन के लिए, ड्रैगन काइंड के लिए। उसके पीछे इकट्ठे हुए हजारों ड्रैगन की गर्जना गूंज उठी। उनकी आवाज़ें हवा को हिला रही थीं। जब वे एक साथ अपने पंख फड़फड़ा रहे थे तो जमीन कांप रही थी। दूरी पर ड्रैगन की विरोधी सेना को देखा जा सकता था जो खून से लाल आसमान के खिलाफ एक काले बादल की तरह थी। उनके नेता, गर्वित जनरल अलेक्सी वॉन वेलोरवर्ड, एक विशाल ओब्सीडियन ड्रैगन पर सवार थे जिसकी आंखें एक चमकदार बैंगनी रोशनी से चमक रही थीं। अलेक्सी ने अपना हाथ उठाया, अपने सैनिकों को चुप कराया। युद्ध के मैदान में दोनों जनरलों की आंखें मिलते ही दुनिया ने अपनी सांस रोक ली। जनरल केलिन, अलेक्सी ने जोर से कहा, उसकी आवाज़ में अहंकार था, आप एक हारी हुई लड़ाई लड़ रहे हैं। आपका स्वामी कमज़ोर और अनिर्णायक है। उसके पास हमारी तरह का नेतृत्व करने की ताकत या इच्छाशक्ति नहीं है। केलिन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। लॉर्ड हेजिरियन एक बुद्धिमान और दयालु नेता हैं, उन्होंने जवाब दिया। वह ड्रैगन को एकजुट करेंगे, उन्हें अलग नहीं करेंगे जैसा कि आपका स्वामी करना चाहता है। अपनी शक्ति से वह सभी की रक्षा कर सकता है। अलेक्सी ने उपहास किया, मुझे अपनी खोखली बातें मत कहो। सच्ची शक्ति ताकत में निहित है, किसी ढाल के पीछे छिपकर सर्वश्रेष्ठ की आशा करना नहीं। केवल लॉर्ड हेमरियन ही हमें अतिक्रमणकारी अंधकार के विरुद्ध विजय की ओर ले जा सकते हैं। युद्ध के मैदान में सन्नाटा छा गया। दोनों पक्षों के ड्रैगन अपने कमांडरों के आदेशों की प्रतीक्षा कर रहे थे। कैलन जानता था कि पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है। ये युद्ध, ये निरर्थक संघर्ष आज ही समाप्त होना था। उसने अपनी आवाज़ उठाई, उसके शब्द युद्ध के मैदान में गूंज रहे थे। वह देखना चाहता था कि क्या वह इन घमंडी प्राणियों को समझदारी से समझा सकता है। बहुत लंबे समय से हम आपस में ही लड़ते आ रहे हैं। वह दहाड़ा, जबकि असली दुश्मन अतिक्रमणकारी अंधकार हर गुजरते पल के साथ मजबूत होता जा रहा है। हम ड्रैगन हैं, हम इस दुनिया के रक्षक हैं। क्या हम अपने घमंड को अपना पतन बनने देंगे? अध्याय 109, आसमान में लड़ाई। अलेक्स की आंखें खतरनाक तरीके से सिकुड़ गईं, उसकी आवाज़ धीमी और खतरनाक थी। तुम क्या कहना चाह रहे हो, केलिन? कि हमारे स्वामी को तुम्हारे सामने झुकना चाहिए? केलिन को लगा कि उसका दिल धड़कना बंद हो गया है। शब्दों ने उसे असंतुलित कर दिया। नहीं अलेक्स, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। तुमने मेरे स्वामी को इस तरह नीचा दिखाने की हिम्मत कैसे की? मैं तुम्हारे साथ नरमी से पेश आने को तैयार था क्योंकि हम भाई हैं, लेकिन अगर तुमने उस स्वामी का अपमान करने की हिम्मत की जिसके लिए मैंने अपनी तलवार की कसम खाई थी, तो तुम आज यहां मर जाओगे। अलेक्स ने उसे बीच में ही रोक दिया। उसका स्वर गुस्से से भर गया। अलेक्स ने अचानक अपनी तलवार को ऊपर उठाया। ब्लेड बिजली की तरह चटकने लगा। वह आगे की ओर झुका। उसका शरीर उसके ड्रैगन की गर्दन के करीब दबा हुआ था। उसके पैर जानवर के किनारों के चारों ओर कस रहे थे। आक्रमण करो, उसने चिल्लाया। उसकी आवाज़ आसमान में गूंज रही थी। उसके सवार आगे की ओर उड़े। उनके ड्रैगन एक साथ दहाड़ते हुए पूरी गति से हमला करने लगे।
केलिन का दिमाग तेजी से चल रहा था, वह अचानक घटनाओं के बढ़ने को समझने की कोशिश कर रहा था। इसका कोई मतलब नहीं है, उसने सोचा आने वाली भीड़ को देखते हुए। क्या ड्रैगन को तर्कसंगत प्राणी नहीं माना जाता है? अलेक्सी इतना गर्म खून वाला, इतना तर्कहीन क्यों है? अपने दिमाग के पीछे उसे अपने ड्रैगन नाइट डार्विन के शब्द याद आ गए। डार्विन का भी ऐसा ही उग्र स्वभाव था, या कम से कम लड़ाई के लिए प्यार था, एक ऐसा गुण जिसके बारे में केलिन ने हमेशा सोचा था कि यह उसकी सेवा करने की इच्छा के कारण है, लेकिन अब वह सोचने लगा था कि यह पूरी तरह से कुछ और हो सकता है। क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि वे बिजली के ड्रैगन हैं, या ये सिर्फ उनका अभिमान है? उसने सोचा, लेकिन इसके बारे में सोचने का समय नहीं था। अलेक्सी अपने विशाल ऑब्सीडियन ड्रैगन पर सवार होकर उसकी ओर उड़ रहा था, उसकी लंबी तलवार खींची हुई थी और बिजली की चमक के साथ चमक रही थी। केलिन के पास प्रतिक्रिया करने का समय ही नहीं था कि पहला वार हुआ। केलिन जल्दी से अपने दाहिने तरफ झुका, अपने बाएं हाथ में लगाम को कसकर पकड़ लिया, जबकि उसके दाहिने हाथ ने अपनी तलवार को म्यान से बाहर निकाला। उसने अपना वजन स्थानांतरित किया, अपने ड्रैगन को एक तरफ कसकर रोल करने के लिए निर्देशित किया। ठीक उसी समय जब अलेक्सी का पहला वार हुआ, ब्लेड हवा में सीटी बजाते हुए केलिन के सिर से इंच भर दूर जा गिरा। केलिन के ड्रैगन ने तुरंत उसके आदेशों का जवाब दिया, हमले से बचने के लिए उसके पंख एक तरफ झुक गए। केलिन ने खुद को सीधा किया और तुरंत जवाबी हमला किया, अपनी तलवार को एक चौड़े चाप में घुमाते हुए अलेक्सी की तरफ निशाना साधा। अलेक्सी ने अपनी कलाई के एक तेज झटके से वार को टाल दिया, उनके ब्लेड की टक्कर से हवा में चिंगारी की बौछार हो गई। यह अच्छा नहीं है, वह मजबूत है और मुझे इस तरह से लड़ने का कोई अनुभव नहीं है, उसने सोचा, अपने दांत पीसते हुए। अलेक्सी ने भी अपने दांत पीस लिए, उसका जबड़ा गुस्से में तना हुआ था। उसने अपनी तलवार को ऊपर उठाया और केलिन के कंधे पर निशाना साधते हुए एक जोरदार दो हाथों वाले वार के साथ उसे नीचे गिरा दिया। केलिन ने हमला आते देखा और लगाम को जोर से पीछे खींचा, जिससे उसका ड्रैगन अपने पिछले पैरों पर खड़ा हो गया। अचानक हुई हरकत ने केलिन को हमले की सीधी रेखा से बाहर कर दिया, ब्लेड उसके सीने को छूते हुए हानिरहित तरीके से निकल गया। फिर केलिन ने अपने शरीर को तेजी से बाईं ओर घुमाया और गति का उपयोग करके अलेक्सी के खुले हिस्से पर वार किया। अलेक्सी ने बिजली की तरह तेजी से अपनी प्रतिक्रिया करते हुए अपनी तलवार को गोलाकार गति में घुमाया और केलिन के ब्लेड से जोरदार आवाज के साथ टकराया। इस प्रहार से उनकी भुजाएं कंपन करने लगी, लेकिन उनमें से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। क्या तुम्हारे स्वामी ने तुम्हारे साथ ऐसा किया है? अलेक्सी ने पूछा, उसका स्वर खतरनाक था। लगता है कि आपके कौशल फीके पड़ गए हैं, दयनीय। ये बुरा है, मुझे हमें जमीन पर लाना होगा ताकि मैं एक मौका पा सकूं, केलिन ने सोचा। उनके सवार छोटे ड्रैगन बीच हवा में लड़ते रहे, अपने शक्तिशाली जबड़ों से एक दूसरे पर झपटते रहे। केलिन का ड्रैगन आगे की ओर उछला और अलेक्स के सवार की गर्दन में अपने दांत गड़ाने की कोशिश की। अलेक्स के ड्रैगन ने अपने शरीर को मोड़कर अपनी पूंछ को जबरदस्त बल से हिलाकर जवाब दिया। पूंछ ने केलिन के ड्रैगन को बगल से मारा, जिससे वह रास्ते से भटक गया। केलिन ने अपने ड्रैगन को कसकर पकड़ रखा था, क्योंकि उसका संतुलन बिगड़ गया था। उसने जल्दी से अपना वजन बदलकर उसे संतुलित किया। उसने लगाम पर अपनी पकड़ को समायोजित किया, अपने ड्रैगन को वापस स्थिर उड़ान पथ पर खींच लिया। फिर उसने अपने शरीर को आगे की ओर झुकाया और अपने ड्रैगन को गति प्राप्त करने के लिए एक तेज गोता लगाने के लिए प्रेरित किया। क्या तुम अब भाग रहे हो? वेलोर वॉर्ड के रूप में तुम्हारा अभिमान कहाँ है? तुम हमारे कबीले के लिए कलंक हो। अलेक्सी के गुस्से भरे स्वर ने हवा को भर दिया, क्योंकि वह कैलिन का पीछा कर रहा था। अलेक्सी ने करीब से पीछा किया, उसकी आंखें कैलिन पर टिकी हुई थीं, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार का पीछा कर रहा हो। ऐसा लगता है कि जमीन अभी भी हजारों फीट नीचे है। अगर मैं इस तरह से उतरा तो वह मुझे चौंका सकता है। मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिसकी उसे उम्मीद न हो। जैसे ही वे गोता लगाने लगे, केलिन ने पीछे की ओर एक त्वरित नजर डालने का जोखिम उठाया, जिससे अलेक्सी की तीव्र निगाहें उस पर पड़ गईं। उसे पता था कि उसे स्थिति को बदलने की जरूरत है। केलिन ने अचानक लगाम को बाईं ओर खींचा, जिससे उसके ड्रैगन ने अपने पंख खोल दिए और तेजी से ऊपर की ओर मंडराने लगा। ये कदम इतना अचानक था कि अलेक्सी को उससे टकराने से बचने के लिए अपनी लगाम वापस खींचनी पड़ी। अलेक्सी की थोड़ी सी हिचकिचाहट का फायदा उठाते हुए केलिन ने अपनी तलवार को ऊपर की ओर घुमाया, अलेक्सी के हथियार वाले हाथ पर निशाना साधा। इस कदम ने अलेक्सी को अपनी पकड़ को समायोजित करने के लिए मजबूर किया, अपनी तलवार को रक्षात्मक ब्लॉक में ऊपर उठाया। स्टील की टक्कर की गूंज तब हुई जब केलिन की तलवार अलेक्सी की तलवार से बिजली की तेजी से वार करती हुई टकराए। केलिन की हरकतें सहज थीं, उसकी तलवार का हर वार अच्छी तरह से नियंत्रित था, हालांकि अपरिष्कृत। उसने अपने धड़ को घुमाया, प्रत्येक वार के साथ अधिक शक्ति उत्पन्न करने के लिए अपने कुल्हों को घुमाया। उसके पैर रकाब में मजबूती से जमे हुए थे, जिससे वह ड्रैगन के बावजूद संतुलन बनाए रखने में सक्षम था। तेज हरकतें। हालांकि अलेक्सी ने उसका मुकाबला किया।
उसने अपना वजन एक तरफ से दूसरी तरफ स्थानांतरित किया, जिससे उसका रुख चौड़ा और स्थिर रहा। उसका हर वार आक्रामक और जोरदार था, उसके ब्लेड के चारों ओर चमकती बिजली उसके हमलों को और भी शक्तिशाली बना रही थी। अचानक अलेक्सी के ड्रैगन ने एक भयंकर दहाड़ लगाए और केलन के घोड़े पर झपटा, उसके पंजे फैल गए। केलन के ड्रैगन ने बचने की कोशिश की, लेकिन ऑब्सीडियन जानवर बहुत तेज था। दोनों ड्रैगन एक जोरदार धमाके के साथ टकराए, उनके शरीर आपस में टकरा गए। केलन लगभग अपनी काठी से गिर गया था, लेकिन अपनी पकड़ बनाए रखने में कामयाब रहा। उसका शरीर उसके ड्रैगन की गर्दन के करीब दबा हुआ था, जबकि दोनों जानवर हवा में ही जूझ रहे थे। वह अपने ड्रैगन की मांसपेशियों में खिंचाव महसूस कर सकता था, क्योंकि वह दूसरे की पकड़ से मुक्त होने के लिए संघर्ष कर रहा था। वह जानता था कि वे इसे लंबे समय तक नहीं रख सकते। अचानक कहीं से अलेक्सी बोल पड़ा, बुरे दिन में भी केलन के हमले इतने असंयोजित और अपरिष्कृत नहीं होते। लेकिन तुम्हारा शरीर खराब स्थिति में नहीं है, ये वास्तव में एकदम सही है। लेकिन तुम्हारे कौशल बिल्कुल नहीं हैं। एक वीरता शून्य का कौशल रातों रात कम नहीं हो सकता। जब वह बोल रहा था तो केलन को लगा कि उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई है और वह रुक गया, अपने अंतिम शब्दों को याद करते हुए। अलेक्सी की बैंगनी आंखें उसके हेलमेट के विज़र के पीछे से चमक उठीं जब उसने कहा, इसका कोई मतलब नहीं हो सकता है, लेकिन मुझे इस पर यकीन है। तुम निश्चित रूप से केलन नहीं हो। तो मुझे बताओ, तुम वास्तव में कौन हो? अध्याय 110 जमीन पर। केलन की सांस उसके गले में अटक गई, उसका दिमाग इस स्थिति से बाहर निकलने का रास्ता खोजने के लिए दौड़ रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मुझे लगा कि सिस्टम ने कहा है कि यह एक सिमुलेशन है, घटनाओं की पुनरावृत्ति की तरह। फिर वह इतना समझदार कैसे है? केलन के विचार भ्रम में दौड़ रहे थे। वह उत्तर चाहता था। ड्रैगन फौज, यह क्या है? मुझे लगा कि आपने कहा था कि यह पिछली घटनाओं की पुनरावृत्ति है, कि मैं जनरल की नज़र से युद्ध का अनुभव करूंगा। उसने अपने विचारों में पुकारा, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, जिससे वह युद्ध के लिए तैयार होते समय थोड़ा तनाव में आ गया। मुझे पता होना चाहिए था कि ऐसा कुछ होगा जब उसने बंजर भूमि को प्रशिक्षण मैदान कहा था। क्या ये संभव है कि यह सिमुलेशन वास्तव में वास्तविकता है? शायद एक वैकल्पिक दुनिया। अचानक उसे कुछ समझ में आया। रुको, अगर यह वास्तव में वास्तविकता है तो क्या मैं सच में मर सकता हूँ? लेकिन जहाँ तक मैंने समझा, ड्रैगन फौज मुझे केवल एक सबक सिखाना चाहता था। उसका दिमाग सिस्टम द्वारा उसे दिए गए पहले क्वेस्ट और उसकी मृत्यु दंड की ओर वापस चला गया। उसने सोचना शुरू कर दिया कि शायद ये नकली मौत अभी भी असली मौत हो सकती है। सिस्टम अभी भी कई चीज़ों पर उसके साथ पूरी तरह से ईमानदार नहीं रहा है, इसलिए उसे संदेह था। लेकिन उसे यकीन था कि यह उसे सीधे मारने की कोशिश नहीं करेगा। अगर वह मर गया तो वह बहुत बड़ा अधिपति नहीं होगा। अगर इस क्वेस्ट के सच में मेरे अंत की संभावना है तो मैं अंत में खुद को मरने नहीं दे सकता। मुझे यकीन है कि अगर मैं बच गया तो मैं वापस आने का रास्ता खोज लूंगा। जो भी मामला हो, मैं अलेक्सी की बात से सहमत नहीं हो सकता। चीजें जटिल हो सकती हैं। क्या ये वास्तव में एक ऐसा विषय है जिसे कोई युद्ध की गर्मी में उठाता है, अलेक्सी? केलन ने पूछा, उसकी गहरी आवाज उसके आसपास की हवा को कंपन कर रही थी। क्या आप ये सुझाव देने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझ पर किसी तरह का भूत सवार हो गया है? मुझ पर कब्जा कर लिया गया है? ओह कृपया, मैं इसलिए शांत हो रहा था क्योंकि मैं आपसे तर्क करना चाहता था। लगता है कि मेरे लिए प्रतिद्वंद्वी को दया दिखाना बहुत ही असामान्य था। उसने क्षण भर के लिए ड्रैगन की लगाम से अपना हाथ हटा लिया और अपने हाथ से अलेक्सी को आगे आने का इशारा किया। अब आओ, इसे जल्दी खत्म करते हैं। मैं तुम्हारे उन तराजू को अपनी तलवार के लिए एक बढ़िया म्यान बनाऊंगा जब ये सब खत्म हो जाएगा। जब वह बोल रहा था तो उसकी आंखें बैंगनी बिजली की चमक के साथ सिकुड़ गईं, एक मूक धमकी। केलन के शब्दों ने अलेक्स के भीतर एक गहरी नस को छुआ। उसका चेहरा गुस्से में डूब गया और उसके ड्रैगन ने जवाब में दहाड़ लगाई, जिसकी आवाज आसमान में गूंज रही थी। लगाम पर एक तेज खिंचाव के साथ अलेक्स ने अपने ड्रैगन को आगे बढ़ाया। जानवर के शक्तिशाली पंख उग्र रूप से फड़फड़ाते हुए उनके बीच की दूरी को कम कर रहे थे। तुम बहुत ज्यादा बोलते हो, केलन, अलेक्स चिल्लाया। तुम बस अपने अपरिहार्य अंत में देरी कर रहे हो। उसके ड्रैगन के विशाल पंजे बढ़े, केलन को फाड़ने के लिए तैयार। लेकिन केलन बेफिक्र था। जैसे ही अलेक्स का ड्रैगन उसकी ओर बढ़ा, वह आगे झुका। उसकी आंखें संकुचित हो गईं क्योंकि वह ध्यान केंद्रित कर रहा था। बिना किसी चेतावनी के उसने अपने ड्रैगन की लगाम को जोर से खींचा, जिससे जानवर अचानक खड़ी दिशा में चला गया, गोता लगाएं। ड्रैगन तेज गति से जमीन की ओर गिरा। हवा कैलन के कानों में गूंज रही थी क्योंकि वह काठी से चिपका हुआ था। तुम क्या कर रहे हो, कैलन? अलेक्सी चिल्लाया। उसकी आवाज में निराशा झलक रही थी क्योंकि वह उसे तेजी से नीचे उतरते देख रहा था। तुम्हारी योजना क्या है? इतनी सारी बातें, और अब तुम फिर से सीधे जमीन की ओर बढ़ रहे हो, जहां हमारे पैरों के नीचे मुर्दे सड़ रहे हैं। कैलन ने अपने कंधे पर नजर डाली। उसकी आंखों में एक ठंडी नजर थी।
ठीक वैसा ही जैसा मुझे पसंद है। एक और नामहीन व्यक्ति को छोड़ने के लिए एकदम सही जगह, जिसे समय की रेत में भुला दिया जाना तय है। अलेक्सी की आंखें गुस्से से भर उठीं। उसने अपने दांत पीस लिए, उसका जबड़ा इतना कस गया कि ऐसा लग रहा था कि वह टूट जाएगा। केलन, उसने दहाड़ते हुए कहा, उसकी आवाज़ आसमान में गूंज रही थी क्योंकि उसने अपने ड्रैगन से उसके पीछे गोता लगाने का आग्रह किया था, भयानक गति से अंतर को कम करते हुए। जैसे ही जमीन उनसे मिलने के लिए ऊपर की ओर बढ़ी, केलन की अभिव्यक्ति शांत रही। उसके ड्रैगन ने टक्कर से ठीक पहले ऊपर खींच लिया। उसके विशाल पंजे जमीन को छू रहे थे क्योंकि वह युद्ध के मैदान पर नीचे की ओर उड़ रहा था, नीचे की अराजकता के बीच से गुजर रहा था। फिर एक तेज गति में केलन ने काठी से छलांग लगा दी। वह झुककर उतरा, खून से सनी धरती उसके जूतों के नीचे चरमरा रही थी। अपने पैरों पर आसानी से उठते हुए उसने समय रहते देखा कि अलेक्सी का ड्रैगन जोरदार धमाके के साथ जमीन पर गिरा। जमीन झटके से हिल रही थी। बिना रुके अलेक्सी अपने माउंट से कूद गया। उसकी तलवार बिजली की तरह चटक रही थी क्योंकि वह उसे एक क्रूर चाप में नीचे ले आया। केलन के ड्रैगन ने लड़ाई करने की कोशिश करते हुए दहाड़ लगाए, लेकिन अलेक्सी का ब्लेड पहले से ही हवा में चीर रहा था। एक साफ शक्तिशाली झटके में ब्लेड फट गया। छोटे ड्रैगन को दो भागों में विभाजित किया गया। उसका शरीर बिजली की ऊर्जा के प्रवाह के कारण अलग हो गया। जानवर गिर गया। उसके बेजान हिस्से कैलन के दोनों ओर जमीन पर गिर गए, जो बेफिक्र खड़ा था। अलेक्सी ने कैलन को घूर कर देखा। उसकी तलवार अभी भी बची हुई ऊर्जा से चटक रही थी। तुम्हारा घोड़ा मर गया। ऐसा ही होता है उन लोगों के साथ जो तुम पर भरोसा करते हैं, उसने कहा। उसकी आंखें तिरस्कार से चमक रही थीं और कुछ और महसूस हो रहा था। उसने अपनी बाईं मुट्ठी को कसकर बंद कर लिया, जैसे कि किसी चीज को छुपाना चाहता हो। कैलन ने अपने ड्रैगन की लाश को देखा। उसकी आंखों में कोई भावना नहीं दिख रही थी। धीरे धीरे उसने अपनी नज़र अलेक्सी से मिलाने के लिए उठाई। कैलन का हाथ उसकी तलवार की मूठ पर कस गया। तुमने अपनी किस्मत तय कर ली है, अलेक्सी, उसने कहा। उसकी आवाज़ ठंडी और मापी हुई थी। अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है। कैलन की आंखों में एक खतरनाक रोशनी चमक उठी। तुम बहुत ज्यादा बोलते हो, उसने जवाब दिया। अपनी तलवार पर उसकी पकड़ मजबूत थी और वह युद्ध के लिए तैयार मुद्रा में था। उसके पैर जमीन पर मजबूती से जमे हुए थे। उसकी तलवार उसी बैंगनी बिजली के साथ चमक रही थी जो कुछ क्षण पहले उसकी आंखों में चमक रही थी। चलो देखते हैं कि तुम्हारी तलवार तुम्हारी जीभ के साथ तालमेल बिठा पाती है या नहीं। उसी पल उन दोनों ने अपने बीच की दूरी को कम कर दिया। उनकी तलवारें आपस में टकराने के लिए लहराने लगीं।